स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ बायो फॉर आईएटी। आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मैंने इस चैप्टर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। आज हम पार्ट 1 करने वाले हैं जो कि बेसिक कवर करेगा तुम्हारे सारे, और इनफैक्ट इस वाले टॉपिक से जिसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कवर होंगे, काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं आईएटी के एग्जाम में, जिन क्वेश्चंस को हम देखने वाले हैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ द लेक्चर। सो स्टे पुट। मैं एडवाइस करूँगी कि तुम लोग एक नोटबुक के साथ बैठो एंड जैसे जैसे हम कवर कर रहे हैं टॉपिक्स को, वैसे वैसे जो भी तुम्हारा टेक अवे है फ्रॉम दिस टॉपिक तुम वो लिखते रहो। रिमेंबर वन थिंग, हम बायोलॉजी कवर कर रहे हैं फ्रॉम ए टू जी फॉर आईएटी 2026। सो इसमें सारे चैप्टर्स कवर होने वाले हैं बायो के। एंड जब मैं ये लेक्चर करवा रही हूँ, जब ये चैप्टर मैं तुम्हें करवा रही हूँ, आई एम नॉट टेकिंग एनीथिंग एज अजम्पशन कि तुम्हें कुछ भी आता होगा इससे पहले का। तो अगर तुम एक बायो स्टूडेंट नहीं हो तो भी तुम इसको फॉलो कर सकते हो, और अगर तुम एक बायो स्टूडेंट हो डेफिनेटली तब भी तुम इसको फॉलो कर सकते हो, स्पेशली इफ़ यू वांट टू नो कि आईएटी में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कौन से टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस lecture will tell you that. So remember one thing, this is a free crash course series जो तुम्हारे लिए क्लास पे लेके आया है, एंड यहाँ पे हम A to Z सारे चैप्टर्स करने वाले हैं। सो आज का जो चैप्टर है काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस इसमें रिपीटेडली आते ही है, एंड तुम्हारे बायोटेक्नोलॉजी वाले सेक्शन से भी ये बहुत ही क्लोजली लिंक्ड है, जो कि एक और बहुत ही ज़्यादा हाई वेटेज टॉपिक है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं चैप्टर के साथ। चैप्टर का सबसे पहले भी एक ओवरव्यू दूंगी। आज के जो सेक्शन जो हम कवर करेंगे उसका मैं एक ओवरव्यू देने वाली हूँ। टॉपिक है हमारा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इससे पहले हमने कौन सा टॉपिक किया था? प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ठीक है, तो उसी से मिलता जुलता तुम्हारा ये टॉपिक है, एंड रिमेंबर वन थिंग, इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द चैप्टर। ओवरव्यू में क्या है, देखो इस चैप्टर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। यहाँ पे हम बात करने वाले मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की। इसका मतलब क्या है कि जो भी इनहेरिटेंस होता है, पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग जो भी इंफॉर्मेशन जाती है वो किस बेसिस पे जाती है, मतलब कौन सा मॉलिक्यूल उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हमें पता है कि वो डीएनए है, बट क्या ये बात हमेशा से ऑब्वियस थी? नहीं। मेंडल जिन्होंने लॉज ऑफ इनहेरिटेंस को प्रपोज किया था, उनको भी जो डीएनए टर्म है उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं थी। आफ्टर मेंडल क्रोमोसोम के बारे में लोगों को पता लगा विद द इन्वेंशन ऑफ योर माइक्रोस्कोप्स, बट फिर क्रोमोसोम से डीएनए तक जाने में, मतलब क्रोमोसोम जो है, जो ये स्ट्रक्चर है जो जाते हैं नए सेल्स में, जब एक सेल डिवाइड होता है वो एक्चुअली किस चीज़ का बना हुआ है, एंड एक्चुअली जो इन्फॉर्मेशन है वो कौन कैरी करता है, इस इन्फॉर्मेशन को आने में काफ़ी टाइम लगा था। एंड आज हम देखेंगे कि ये जो इन्फॉर्मेशन है, जो डीएनए है, उसका नेचर क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, एंड कैसे साइंटिस्ट ने फिगर आउट किया है कि एक्चुअली डीएनए ये वो मॉलिक्यूल है जो कि इन्फॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में लेके जाता है और इनहेरिटेंस का बेसिक यूनिट है। ठीक है, सो well, gene is the unit, but you get the idea, right? Now इस चैप्टर में therefore we are going to cover कि डीएनए के बारे में हम मल्टीपल चीज़ें कवर करेंगे। डीएनए के बारे में हम पहले देखेंगे कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है। अब इस स्ट्रक्चर में हम ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है उसकी बात भी करेंगे और कॉम्पोजिशन की भी बात करेंगे। ठीक है, तो कॉम्पोजिशन, स्ट्रक्चर, सो स्ट्रक्चर में हम देखेंगे कि ये एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, एंड कॉम्पोजिशन में हम देखेंगे कि न्यूक्लियोटाइड्स का बना हुआ होता है, एंड फिर देखेंगे कि इसका जो पैकेजिंग है वो कैसे होता है सेल के अंदर। सो मेजर हमारा आज का फोकस क्या होने वाला है? डीएनए होने वाला है, पैकेजिंग। ठीक है, इनसाइड द सेल, पैकेजिंग इनसाइड अ सेल, सेल के अंदर डीएनए किस तरीके से पैकेज होता है ये हम देखने वाले हैं। उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि तुम्हारा जो डीएनए है वो एक जेनेटिक मटेरियल है, उसकी डिस्कवरी कैसे हुई थी। ठीक है, सो डिस्कवरी, और इससे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, सो डिस्कवरी ऑफ डीएनए एज द जेनेटिक मटेरियल, इसके बारे में भी हम एक्सप्लोर करेंगे। जेनेटिक मटेरियल, हम ये टॉपिक भी कवर करने वाले। रिमेंबर बहुत ही केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं इससे। आईआईटी का जो एग्ज़ाम है तुम्हें पता है कि इट्स एग्ज़ाम जो तुम्हें साइंटिस्ट बनने के क्लोजर लेके जाएगा, क्योंकि आईसर्स एंड आईआईसीज मतलब ये इंस्टीट्यूट्स बने ही किस लिए? टू प्रोड्यूस साइंटिस्ट। सो इसमें जो एंट्री लेने के लिए जो तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करना है वो भी उसी से आसपास होंगे। तो देयरफॉर ये जो एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो काफ़ी हाई वेटेज कैरी करते हैं। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि डीएनए वर्सेस आरएनए।
मतलब डीएनए जेनेटिक मटेरियल है बट आरएनए क्यों नहीं है? क्या आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल हो सकता है कुछ ऑर्गेनिजम्स के लिए? द आंसर इज येस, बट व्हाई इज डीएनए द प्रोमिनेंट जेनेटिक मटेरियल, व्हाई नॉट आरएनए? आरएनए हर ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल की तरह क्यों नहीं ट्रीट होता? फिर उसके बाद हम देखेंगे सेंट्रल डॉगमा। अभी जो सेंट्रल डॉगमा है बाकी के पूरे चैप्टर का ये बेसिस फॉर्म करेगा। सेंट्रल डॉगमा एक बहुत ही द मेजर टॉपिक है इस चैप्टर का। सेंट्रल डॉगमा का एक पार्ट हम देखेंगे जो कि डीएनए से रिलेटेड है, दैट इज द डीएनए रेप्लिकेशन पार्ट। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होता है और क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है फॉर डीएनए रेप्लिकेशन, ये हम देखेंगे। इसके रिलेटेड भी एक एक्सपेरिमेंट है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो भी हम नोटिस करने वाले हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एट द वेरी एंड वी आर गोना डू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम आईआईटी एग्जाम। ठीक है, सो make sure to stick till the very end. Okay, so let's get started. First thing and the easiest thing is DNA and उसका structure. The good thing is अगर तुम इस लेक्चर सीरीज को स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हो और तुमने बायोमोलिक्यूल्स वाला चैप्टर देखा है तो दिस इज गोइंग टू बी रिविजन फॉर यू। ठीक है, ये रिविजन तुम्हारे लिए होने वाला है क्योंकि इससे रिलेटेड हमने डिस्कशन ऑलरेडी किया हुआ है न्यूक्लिक एसिड्स का, जो कि एक बायोमोलिक्यूल है। न्यूक्लिक एसिड एक बायोमैक्रोमोलिक्यूल है। ठीक है, ये एसिड इनसॉल्युबल पूल में मिलता है इफ़ यू गाइज रिमेंबर। एंड आज हम देखने वाले हैं उसका स्ट्रक्चर। सबसे पहली बात जो हमें पता है वो ये है कि जो डीएनए है इट्स नथिंग बट अ पॉलीमर, इट्स अ पॉलीमर, इट्स अ मैक्रोमोलिक्यूल, राइट। पॉलीमर किसका है ये? इस डीएनए ये जो पॉलीमर है उसका मोनोमर क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स। सो जो डीएनए है वो न्यूक्लियोटाइड्स की रेपिटेशन से बना हुआ है और हमें देखना है कि इसमें किस टाइप के बॉन्ड्स हैं। सो क्वेश्चन जो आते हैं वो बॉन्ड रिलेटेड आते हैं। ठीक है, कि कौन से टाइप का बॉन्ड है, कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, एंड इसलिए वो हम थोड़ा ध्यान से देखेंगे। एक चीज़ याद रखो, जो न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड के रेपिटेशन से हमें क्या मिलता है? डीएनए मिलता है। सो उसके बीच में भी जो रेपिटेशन है, दो मोनोमर को कनेक्ट करने वाला जो बॉन्ड है वो क्या है, वो भी हम देखने वाले हैं। पर पहला फोकस हम क्या रखने वाले हैं? न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, अब देखो न्यूक्लियोटाइड्स की अगर हम बात करें, न्यूक्लियोटाइड में 3 कंपोनेंट्स हैं। क्या है वो 3 कंपोनेंट? सबसे पहले है तुम्हारे पास एक शुगर। ठीक है, शुगर में हमने क्या ऐड कर दिया? नाइट्रोजनस बेस। अगर शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस इस वाले सेक्शन को देखो तो इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। क्या बोलते हैं हम इसको? न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, अब शुगर कौन सा है हमारे पास? 2 टाइप के शुगर्स हो सकते हैं। अगर हम डीएनए की बात करें तो हमारे पास एक शुगर है दैट इज डीऑक्सीराइबोस। कौन सा शुगर है हमारे पास इन केस ऑफ डीएनए? डीएनए का फुल फॉर्म ही क्या होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अब ये जो डीऑक्सीराइबो है ये किसकी बात कर रहा है? राइबोस शुगर की बात कर रहा है, जो कि एक पेंटोस शुगर है, 5 कार्बन शुगर है। और ये डीऑक्सी है, इसका मतलब क्या है? उसके जो सेकंड पोजीशन पे OH की जगह क्या है? H है, मतलब एक ऑक्सीजन कम है, रिमूव हो चुका है। दैट इज वाई इट इज व्हाट? डीऑक्सी राइबोस। सो कौन सा शुगर है इसमें? डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शुगर है और उसके साथ हम क्या ऐड कर सकते हैं? नाइट्रोजनस बेस ऐड कर सकते हैं। अभी जो नाइट्रोजनस बेस है वो अलग अलग टाइप के होते हैं जिसमें 2 मेन कैटेगरीज हैं, उसको हम और थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट अगर मैंने शुगर लिया प्लस नाइट्रोजनस बेस लिया तो मुझे क्या मिल जाएगा? न्यूक्लियोसाइड। अब न्यूक्लियोसाइड में फिर हम क्या ऐड करेंगे? एक फॉस्फेट ग्रुप, एंड फिर हमें क्या मिल जाएगा? एक पूरा का पूरा न्यूक्लियोटाइड। टुगेदर 3 कंपोनेंट्स विल ऐड अप टू व्हाट? अ न्यूक्लियोटाइड। अब इसको थोड़ा सा हम डिटेल में देखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि न्यूक्लियोसाइड्स क्या होते हैं। देखो क्या बताया मैंने, न्यूक्लियोसाइड्स क्या होगा? नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोस शुगर। ठीक है, अब याद रखो कि हम आरएनए की भी बात करेंगे। आरएनए एंड डीएनए में क्या डिफरेंस है? आरएनए क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड, वेयरएज डीएनए क्या है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। सो डीऑक्सी का मतलब क्या है? ये जो तुम्हारा सेकंड कार्बन तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे, तो कार्बन नंबर 1 2 3 4 5, जो ये सेकंड कार्बन है उसमें OH होना चाहिए था। OH की जगह हमारे पास क्या है? H है, मतलब इसमें से क्या रिमूव हो चुका है? रिमूव्ड ऑक्सीजन, इसलिए डीऑक्सी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? डीऑक्सी। सो दिस इज योर डीऑक्सी राइबोस शुगर। तो ये तुम्हारा शुगर है जो कि तुम्हारे डीएनए में मिलता है। आरएनए में फिर तुम्हें क्या मिलेगा? राइबोस। क्या मिलेगा तुम्हें इसमें? राइबोस। राइबोस जो है वो किसमें प्रेजेंट होता है? आरएनए में प्रेजेंट होता है, इसलिए राइबो न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। और डीएनए में क्या होता है? डीऑक्सीराइबोस होता है, इसलिए उसमें क्या बोलते हैं उसको? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। डिफरेंस क्या है? सेकंड पोजीशन, सेकंड कार्बन में O प्रेजेंट है या फिर
एब्सेंट है, दैट विल मेक इट RNA और DNA. दैट इज वन डिफरेंस. देयर आर अदर डिफरेंसेस इज वेल, बट दिस इज वन ऑफ द मेजर डिफरेंसेस. ठीक है, ओके फाइन. मेरे पास शुगर आ गया. शुगर सबको समझ में आया, 5 शुगर मॉलिक्यूल है. क्या है ये? पेंटोज है. ठीक है, पेंटोज है. एंड कौन सा है ये? इसका नाम क्या है? डीऑक्सीराइबोज हमारे DNA के लिए. उसके साथ हमें ऐड करना है क्या? नाइट्रोजनस बेस. अब देखो नाइट्रोजनस बेस जो है उसके कैटेगरीज है. उसके क्या है? 2 कैटेगरीज है. जो तुम्हारा नाइट्रोजनस बेस है वो 2 टाइप का होता है ब्रॉडली स्पीकिंग. एक होता है प्यूरिन, दूसरा होता है पिरिमिडिन. ठीक है, प्यूरिन्स कौन से है? ग्वानिन एंड एडेनिन. ये दोनों क्या है? तुम्हारे प्यूरिन्स हैं. और पिरिमिडिन जो है तुम्हारी जो सेकंड कैटेगरी है उसमें 3 टाइप के नाइट्रोजनस बेसिस हो सकते हैं. साइटोसिन, थायमिन या फिर यूरोसिल. ये क्या है? पिरिमिडिन्स. ठीक है, प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स के बीच में डिफरेंस क्या है? प्यूरिन्स में जो होता है 2 हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स होते हैं, नाइट्रोजन कंटेनिंग साइक्लिक रिंग्स होते हैं. वेरस पिरिमिडिन में क्या होता है? एक ही साइक्लिक रिंग है जिसमें नाइट्रोजन है. सो नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग्स है इसलिए इसको क्या बोलते हैं? नाइट्रोजनस बेस बोलते हैं. इन केस ऑफ प्यूरिन 2 रिंग है और इन केस ऑफ पिरिमिडिन क्या है तुम्हारे पास? एक सिंगल रिंग है. पिरिमिडिन में जो तुम्हारे 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, थायमिन एंड यूरोसिल, या तो तुम्हारे पास थायमिन होगा या तो फिर यूरोसिल होगा. द थिंग इज यूरोसिल किस में प्रेजेंट होता है? RNA में प्रेजेंट होता है. और थायमिन किस में प्रेजेंट होता है? DNA में प्रेजेंट होता है. तो अगर DNA से जब RNA बनेगा या फिर DNA की जगह अगर तुम्हें RNA रखना होगा तो क्या करना है? तुम्हें थायमिन की जगह यूरोसिल रखना है. दिस इज अनदर डिफरेंस. ठीक है, पहला डिफरेंस हमने क्या बोला? इन केस ऑफ DNA डीऑक्सीराइबोज, इन केस ऑफ RNA राइबोज. दूसरा डिफरेंस हमने क्या बोला? इन केस ऑफ DNA यू हैव थायमिन, इन केस ऑफ RNA व्हाट डू यू हैव? यूरोसिल. ये हम और देखते जाएंगे, जैसे जैसे क्वेश्चंस होंगे, जैसे जैसे टॉपिक्स होंगे, ये हम और देखेंगे. ठीक है, ओके. तो हमने क्या बोला कि सबसे पहले हमने लिया शुगर. शुगर में हमने क्या ऐड कर दिया? नाइट्रोजनस बेस. नाइट्रोजनस बेस एंड शुगर को जो हम ऐड करते हैं तो जो हमें मॉलिक्यूल मिलता है या फिर जो हमें ग्रुप मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसाइड. ठीक है, अब जो न्यूक्लियोसाइड है वो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं बेस्ड ऑन कौन सा नाइट्रोजनस बेस तुमने ऐड किया है. अगर तुमने ग्वानिन ऐड किया है तो उसको हम क्या बोलेंगे? ग्वानोसाइन. क्या बोलेंगे हम उसको? ग्वानोसाइन. ग्वानोसाइन क्या होगा? इट विल बी शुगर प्लस ग्वानिन. ठीक है, रिमेंबर ग्वानिन इज व्हाट? इट्स अ प्यूरिन. एडेनिन इज व्हाट? इट्स अ प्यूरिन. पिरिमिडिन क्या है? जिसमें सिंगल रिंग्स होते हैं. तो तुम्हें आइडेंटिफिकेशन के टर्म्स में पता होना चाहिए. ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें इसका पूरा स्ट्रक्चर पता हो, दैट इज़ नॉट नेसेसरी एज सच, बट तुम्हें क्या पता होना चाहिए? आइडेंटिफिकेशन बिटवीन प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स. ठीक है, तो अगर दिया हुआ है स्ट्रक्चर, तुम्हें पूछा है कि प्यूरिन है कि पिरिमिडिन है, अगर 2 रिंग्स दिख रहे हैं तो क्या है? ये प्यूरिन है. अगर एक रिंग दिख रहा है तो ये क्या है? पिरिमिडिन है. ठीक है, इतना समझ में आ गया तुम्हें. सिमिलरली अगर एडेनिन के साथ, अगर शुगर के साथ एडेनिन ऐड हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे? एडिनोसाइन. ठीक है, ये सारे किसके एग्जाम्पल्स हैं? ये सारे एग्जाम्पल्स हैं तुम्हारे न्यूक्लियोसाइड्स के. किसके एग्जाम्पल्स हैं? न्यूक्लियोसाइड्स के. और यहाँ पे जो लिस्टेड है ये सारे क्या है तुम्हारे? दीज आर ऑल योर नाइट्रोजनस बेसिस. व्हाट आर दीज? नाइट्रोजनस बेसिस. ऑलराइट, सो नाइट्रोजनस बेस शुगर के साथ ऐड है. कौन सा नाइट्रोजनस बेस शुगर के साथ एडेड है वो तुम्हें बताएगा कि वो कौन सा वाला तुम्हारा न्यूक्लियोसाइड है. एडेनिन प्लस पेंटोज शुगर एडिनोसाइन, ग्वानिन प्लस शुगर ग्वानोसाइन, थायमिन प्लस शुगर थाइमोसाइन, तुम्हारा साइटोसिन प्लस शुगर साइटिडिन. अगर तुम्हारा यूरोसिल प्लस शुगर है तो यूरिडिन. ठीक है, नाउ अभी यूरिडिन हो सकता है या फिर, अच्छा ठीक है, एक और चीज़ याद रखो, डीऑक्सी भी हो सकता है. ठीक है, अब डीऑक्सी कौन कौन सा होगा? एडिनोसाइन डीऑक्सी हो सकता है या तो सिर्फ एडिनोसाइन हो सकता है. ग्वानोसाइन डीऑक्सी हो सकता है या फिर सिर्फ ग्वानोसाइन. सो डीऑक्सी ग्वानोसाइन क्या होगा? जिसमें तुम्हारा डीऑक्सीराइबोज एडेड है. सिमिलरली थायमिडिन क्या हो सकता है? सिर्फ डीऑक्सी हो सकता है. जनरली इसको ऐसा बोल देते हैं बट डीऑक्सी वाला होगा. क्यों? क्योंकि आरएनए में तुम्हारे पास थायमिन होता ही नहीं है. सिमिलरली साइटोडिन दोनों हो सकते हैं पर यूरासिल जो है वो हमेशा यूरिडिन ही होगा, डीऑक्सी यूरिडिन नहीं होगा क्योंकि डीऑक्सी यूरिडिन एग्जिस्ट नहीं करता है. ठीक है, चलो. सो ये हमें समझ में आ गया न्यूक्लियोसाइड. न्यूक्लियोसाइड याद क्या रखना है? शुगर लिया, क्या ऐड किया? नाइट्रोजनस बेस ऐड किया. अभी जो हम नाइट्रोजनस बेस ऐड करते हैं तो कहाँ ऐड करते हैं? ये एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है. देखो, सबसे पहले हमने लिया पेंटोज शुगर. ये मेरा पेंटोज शुगर है, इमेजिन करो. सो दिस इज माई कार्बन 1 2 3
4 और इसके साथ क्या अटैच्ड है मेरा 5th कार्बन, कार्बन 5 और यहाँ पे है तुम्हारे पास OH, ठीक है, ये मैं ले लेती हूँ 5। ओके, नाउ जो मेरा कार्बन नंबर 1 है उसके साथ जो नाइट्रोजनस बेस है उसका नाइट्रोजन ऐड होता है और ये बनता है मेरे पास एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बन रहा है? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो न्यूक्लियोसाइड में कौन सा बॉन्ड एग्जिस्ट करता है? शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस के बीच में एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। कौन सा कार्बन अटैच्ड है? कार्बन नंबर 1 विद द नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। सो दिस मेक्स अप माय न्यूक्लियोसाइड। कौन सा बॉन्ड है? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब जब तुम्हें मल्टीपल न्यूक्लियोसाइड्स मिल जाएंगे उनके साथ तुम्हें क्या ऐड करना है? फॉस्फेट ग्रुप ऐड करना है। जब तुम फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर दोगे तो तुम्हें मिल जाएगा तुम्हारा न्यूक्लियोटाइड। अब जो फॉस्फेट ग्रुप है वो कहाँ पे ऐड होगा? वो ऐड होगा तुम्हारे 5th कार्बन पे। कौन से कार्बन पे ऐड होगा? जाके तुम्हारे 5th कार्बन पे। पर याद क्या रखना है, न्यूक्लियोसाइड जिसमें क्या क्या है? शुगर है और नाइट्रोजनस बेस है। इस न्यूक्लियोसाइड में जब हम फॉस्फेट ग्रुप ऐड करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? न्यूक्लियोटाइड, विच इज द मोनोमर ऑफ योर डीएनए और आरएनए। अभी हम डीएनए की बात कर रहे हैं, ठीक है। ओके, अब जो तुम्हारा न्यूक्लियोटाइड है उसको बनाने के लिए हमें क्या करना है? ये तुम्हारा पेंटोस शुगर था, इसके साथ तुमने क्या ऐड किया था? नाइट्रोजनस बेस ऐड किया था। कौन सा बॉन्ड है ये? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। अब इस न्यूक्लियोसाइड के साथ मुझे ऐड करना है फॉस्फेट ग्रुप टू मेक द न्यूक्लियोटाइड। अब होगा क्या? ये जो तुम्हारा 5th कार्बन है उसके साथ जो तुम्हारा फॉस्फेट ग्रुप है वो जाके एक बॉन्ड फॉर्म करेगा, ठीक है। तो बॉन्ड बेसिकली फॉर्म कैसे होता है? ये जो तुम्हारा 5th कार्बन है, कार्बन नंबर 5 CH2, ऐसे ऐड कर, एक बार मैं ड्रॉ कर लेती हूँ तुम लोगों के लिए। जैसे दिस इज इट, और यहाँ पे तुम्हारा एन नाइट्रोजनस बेस जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसके साथ OH होता है, तो ये जो O है वो किसके साथ जुड़ जाएगा? तुम्हारे फॉस्फेट के साथ। किसके साथ जुड़ जाएगा? फॉस्फेट के साथ। ये जो बॉन्ड फॉर्म हो गया इसको हम बोलते हैं 5' फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। क्या बोलेंगे हम इसको? फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, ठीक है। फॉस्फोएस्टर बॉन्ड जो है या फिर फॉस्फोएस्टर लिंकेज जो है उसके थ्रू तुम्हारा फॉस्फेट ग्रुप किसके साथ कनेक्ट हो जाता है? तुम्हारे न्यूक्लियोसाइड के साथ। कौन से कार्बन के साथ ये बॉन्ड बना है? ये बॉन्ड बना है तुम्हारे कार्बन नंबर 5th में जो ऑक्सीजन है उसके साथ एंड फॉस्फेट के साथ, ठीक है। तो 5th कार्बन के साथ बना है, इसलिए 5' फॉस्फोएस्टर बॉन्ड भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो फिर तुम्हें क्या मिल गया? पूरा न्यूक्लियोटाइड। अब जब तुम न्यूक्लियोटाइड को ओवरऑल देखो तो इसमें कितने बॉन्ड्स हैं? मतलब 3 एंटिटीज है और 2 सेट ऑफ बॉन्ड है। पेंटोस शुगर के साथ क्या है? नाइट्रोजनस बेस। कौन सा बॉन्ड है? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। फिर शुगर की 5th' पोजीशन पे कौन सा बॉन्ड है तुम्हारा? फॉस्फोएस्टर लिंकेज है, ठीक है। इससे तुम्हें पूरा न्यूक्लियोटाइड मिल जाएगा। अब डिपेंडिंग अपॉन तुम्हारे पास कौन सा नाइट्रोजनस बेस है, तुम्हारे पास अलग अलग टाइप के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ठीक है। देखा जाए तो डीएनए में 4 ही न्यूक्लियोटाइड्स हो सकते हैं। कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड होंगे? एडिनाइलिक एसिड, एडेनिन, डीऑक्सीराइबोस प्लस पेंटोस प्लस फॉस्फेट। ग्वानिलिक एसिड में क्या होगा? तुम्हारा ग्वानिन होगा जो तुम्हारा नाइट्रोजनस बेस है, तुम्हारा डीऑक्सीराइबोस शुगर होगा एंड तुम्हारे पास क्या होगा? फॉस्फेट ग्रुप। फिर होगा तुम्हारे पास थाइमिडिलिक एसिड। थाइमिडिलिक एसिड में क्या होगा? थाइमिन होगा, डीऑक्सीराइबोस शुगर होगा एंड तुम्हारा फॉस्फेट ग्रुप होगा। साइटिडिलिक एसिड में सिमिलरली क्या होगा? साइटोसिन होगा, ठीक है। यूरिडिलिक एसिड जो है क्या वो तुम्हें डीएनए में मिलेगा? नहीं, डीएनए में नहीं होगा। ये किस में होगा? ये आरएनए में प्रेजेंट होगा, ठीक है। क्योंकि याद रखो आरएनए में थायमिन की जगह क्या होता है? यूरिडिलिक एसिड होगा, ठीक है। चलो, अब हमें क्या करना है? हमारे पास मल्टीपल न्यूक्लियोटाइड्स तो मिल गए, हमें अलग अलग टाइप के न्यूक्लियोटाइड्स मिल गए। यहाँ पे 4 टाइप के न्यूक्लियोटाइड्स हैं जो मेरे किस में प्रेजेंट होंगे? हमारे डीएनए में होंगे, डीएनए, ठीक है। तो डीएनए इन चारों न्यूक्लियोटाइड के कॉम्बिनेशन से बनता है। अब कॉम्बिनेशन से बनता है मतलब हमें कंबाइन तो करना पड़ेगा, और जब हम कंबाइन करते हैं तो कौन सा बॉन्ड एग्जिस्ट करता है? देखो, जब हम 2 न्यूक्लियोटाइड्स को लेते हैं तो बॉन्ड फॉर्म होगा, ठीक है। अब ये बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है? देखो यहाँ पे ये तुम्हारा एक न्यूक्लियोटाइड है, ये पूरा, दिस इज 1 न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। अगर तुम इसको अच्छे से देखो, ये कौन सा है? ग्वानिलिक एसिड, और ये कौन सा है? थाइमिडिलिक एसिड, ये तुम्हारा दूसरा न्यूक्लियोटाइड है।
दोनों को हमने क्या किया, कनेक्ट किया। कहाँ पे कनेक्शन हो रहा है, ये जो तुम्हारा फॉस्फेट ग्रुप है जो 5' एंड में कनेक्टेड है, वो किसके साथ बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, कार्बन। कौन से कार्बन के साथ, 3' कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, ठीक है। कौन सा बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, ये भी एक फॉस्फोएस्टर लिंकेज है। सो फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज बन गया। क्या बन गया, फॉस्फोडाइएस्टर, दोनों तरफ एस्टर लिंकेजेस है, ठीक है। सो फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज है, और क्या है इसका नेम, ओवरऑल नेम क्या हो जाएगा, 3' 5' फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज, ठीक है। तो तुम्हारा ये जो फॉस्फेट है, जो तुम्हारे इमेजिन करते हैं फर्स्ट वाले न्यूक्लियोटाइड से जुड़ा हुआ है, जो कि कार्बन 5th नंबर वाले से जुड़ा हुआ है ना, ऐसा है तुम्हारा ओवरऑल, ठीक है। और इसके साथ तुम्हारा नाइट्रोजनस बेस है, जो भी है इमेजिन करते हैं, इस केस में क्या है, एडेनिन है, ठीक है। अब ये जो फॉस्फेट है ये क्या करेगा, दूसरी साइड से किसके साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा, तुम्हारे 3rd कार्बन के साथ। कौन से कार्बन के साथ, तुम्हारे 3rd कार्बन के साथ एक बॉन्ड फॉर्म करेगा, ठीक है। और इसमें इमेजिन करते हैं ये जो फर्स्ट कार्बन है उसमें क्या जुड़ा हुआ है, लेट्स से गुआनिलिक एसिड जुड़ा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, फिर से 5th कार्बन में क्या होगा, तुम्हारे जो कार्बन नंबर 5th है उसमें फिर से क्या जुड़ा होगा, एक फॉस्फेट जुड़ा होगा, ठीक है, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो इसलिए तुम्हें क्या मिल जाता है, एक एंड मिल जाता है जहाँ पे 3' क्या है, 3' कार्बन जो है वो फ्री है, यहाँ पे क्या होगा, OH होगा, यहाँ पे H है, दिस इज 3'। सो वन एंड, अगर तुम पूरे इस चेन को देखो, इस इमेजिन करो ऐसे ऐसे जुड़ते जा रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है, तो तुम्हें एक एंड मिलेगा जहाँ पे जो 3' कार्बन है वो फ्री है, उसमें क्या है, OH है। तो एक साइड तुम्हें मिल गया 3' एंड, ठीक है, और दूसरी साइड तुम्हें क्या मिलेगा, 5' एंड। कौन सा वाला एंड है ये, 5' एंड, ठीक है। सो 2 एंड्स मिल जाएंगे। नाउ अगर तुम इस पूरे स्ट्रक्चर को देखो, तो ऐसे अगर इमेजिन करो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स जुड़े हुए हैं, तो ये क्या बन गया, डाइन्यूक्लियोटाइड बन गया। अगर 2 है तो डाइन्यूक्लियोटाइड है, फिर बहुत सारे होंगे तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड, इवेंचुअली है क्या ये DNA, क्योंकि एक दूसरा स्ट्रैंड भी होगा। अगर मैं इस एक स्ट्रैंड को देखूँ, इमेजिन करते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे न्यूक्लियोटाइड्स हैं, तो ये जो सेक्शन है, जो तुम्हारा फॉस्फेट है और जो तुम्हारा शुगर है, ये बनाता है तुम्हारा बैकबोन। क्या बना रहा है ये तुम्हारा बैकबोन। दिस इज फॉर्मिंग द बैकबोन। सो जो बैकबोन है DNA मॉलिक्यूल का, वो किसका बना हुआ है, वो बना हुआ है तुम्हारे शुगर का एंड तुम्हारे फॉस्फेट ग्रुप का, तो शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप टुगेदर मेक अप द बैकबोन ऑफ योर DNA स्ट्रैंड। एंड जो तुम्हारे नाइट्रोजनस बेसिस है, जो ये क्या है तुम्हारे नाइट्रोजनस बेसिस, व्हाट डू दे प्रोजेक्ट आउट ऑफ द बैकबोन, ठीक है। तो ये बाहर प्रोजेक्ट करते हैं, प्रोजेक्ट आउट। इसका मतलब क्या, इसको अगर तुम इमेजिन करना चाहो तो ऐसे इमेजिन करो कि ये तुम्हारा बैकबोन है और इससे क्या बाहर की तरफ प्रोट्रूड हो रहा है, बाहर की तरफ निकल रहा है नाइट्रोजनस बेसिस। ये जो बैकबोन है वो किसका बना हुआ है तुम्हारे, ये जो बैकबोन है वो किसका बना हुआ है, शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप का। और ये जो बाहर की तरफ प्रोजेक्शंस आ रहे हैं या फिर अंदर जो भी बोलो, प्रोजेक्ट आउटवर्ड क्या हो रहा है तुम्हारे नाइट्रोजनस बेसिस। और बैकबोन किसका बना हुआ है तुम्हारे फॉस्फेट ग्रुप एंड तुम्हारे शुगर का, ठीक है, पेंटोज शुगर का। इज दैट क्लियर? सो नाउ होपफुली द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ DNA इज क्लियर, ठीक है। सो DNA क्या है, पॉलीमर है। किसका पॉलीमर है, न्यूक्लियोटाइड का। कितने टाइप के न्यूक्लियोटाइड होते हैं DNA में, 4 टाइप के होते हैं। किस बेसिस पे 4 टाइप के होते हैं, बेस्ड ऑन द नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। 2 कैटेगरी होते हैं नाइट्रोजनस बेसिस की, प्यूरिन्स एंड पिरामिडिन्स। एंड बेस्ड ऑन कौन सा वाला है, तुम्हारे पास 4 अलग अलग टाइप के न्यूक्लियोटाइड्स है, ठीक है। नाउ जो 3 टाइप के बॉन्ड्स है, 2 टाइप के बॉन्ड्स है जो एग्जिस्ट करते हैं इन अ ओवरऑल DNA मॉलिक्यूल। एक है 5' या फिर तुम बोलो 3' 5' फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज, और दूसरा क्या है एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। सो जो एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है वो किसको किससे कनेक्ट करता है, नाइट्रोजनस बेस को शुगर से। क्या बनाता है तुम्हारा न्यूक्लियोसाइड। एंड जो तुम्हारा फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज है वो क्या करता है, 2 न्यूक्लियोटाइड को कनेक्ट करता है। एंड तुम्हारे जो फॉस्फोएस्टर लिंकेज है वो किसको कनेक्ट करता है, तुम्हारे एक न्यूक्लियोसाइड को एक फॉस्फेट ग्रुप से, ठीक है। सो ओवरऑल यू गेट
द होल डीएनए मॉलिक्यूल। अब ये तो हो गया कॉम्पोजिशन एंड द काइंड ऑफ बॉन्ड्स। ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है, अगर तुम 3D में देखो तो स्ट्रक्चर कैसे बनता है डीएनए मॉलिक्यूल का। नाउ द थिंग अबाउट डीएनए मॉलिक्यूल इज, ये एक स्ट्रैंड नहीं होता। डीएनए मॉलिक्यूल कैसा है, इट इज अ डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल। कैसा मॉलिक्यूल है ये, डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब ये जो डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल का नेचर है वो भी साइंटिस्ट ने कैसे फिगर आउट किया, वो भी हम एक्सपेरिमेंट देखेंगे, उसके बेसिस पे क्वेश्चंस आए हुए हैं तो वो भी हम सॉल्व करेंगे। तो डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है एंड द थिंग इज, जो दो स्ट्रैंड होते हैं डीएनए के, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री। बोथ स्ट्रैंड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का यहाँ पे मतलब क्या है, लेट्स ट्राई एंड फिगर इट आउट, ठीक है। इसका मतलब है, इमेजिन करते हैं मेरा एक स्ट्रैंड है यहाँ पे, इसमें क्या है, पूरा बैकबोन है, बैकबोन से क्या प्रोजेक्ट हो रहा है, लेट्स से एडेनिन, फिर क्या है थाइमिन, फिर एक और थाइमिन है, फिर गुआनिन है, फिर एक साइटोसिन है, फिर एडेनिन है। लेट्स से ऐसा एक तुम्हें एक स्ट्रैंड मिल गया। तो इसके जो ऑपोजिट साइड में स्ट्रैंड होगा, एडेनिन का कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पे क्या होता है, थाइमिन, ठीक है। एडेनिन के ऑपोजिट हमेशा क्या होगा, थाइमिन होगा। तो तुम्हें क्या मिल गया, एक प्यूरिन, दूसरा पिरिमिडिन। इनके बीच में कौन सा बॉन्ड होगा, इनके बीच में बॉन्ड होगा हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है इनके बीच में, हाइड्रोजन बॉन्ड। एंड इनका जो प्लेन होता है वो एक दूसरे के ऐसे पैरेलल होता है, ठीक है। मतलब कि एडेनिन थाइमिन, फिर उसके नीचे थाइमिन के इसके साइड ऑपोजिट क्या होगा, एडेनिन, यहाँ पे भी क्या होगा, एडेनिन, ठीक है। ये वाला बैकबोन भी किसका बना हुआ, फॉस्फेट एंड शुगर मॉलिक्यूल का। अभी जो गुआनिन है, गुआनिन का ऑपोजिट क्या होता है, साइटोसिन, और इसमें होता है ट्रिपल बॉन्ड। क्या होता है इसमें, ट्रिपल बॉन्ड। सिमिलरली साइटोसिन के ऑपोजिट गुआनिन, फिर से गुआनिन, अब क्या होगा, थाइमिन, ठीक है। तो अगर मुझे एक स्ट्रैंड का सीक्वेंस पता है तो क्या मुझे दूसरे स्ट्रैंड का भी सीक्वेंस पता है, यस। इसीलिए इसको बोलते हैं कंजर्वेटिव, ठीक है। सेमी कंजर्वेटिव नेचर का होता है, मतलब एक पता है तो मुझे दूसरा भी फिगर आउट मैं कर सकती हूँ, ठीक है। एंड जो नंबर ऑफ बॉन्ड्स है वो इसी तरीके से रहते हैं। नाउ द थिंग इज, अगर तुम्हें याद हो, प्यूरिन जो है उसमें 2 साइक्लिक रिंग्स होते हैं और पिरिमिडिन में 1 होता है। तो अगर यहाँ पे ऐसे अगर हम इमेजिन करते हैं, मैं इसको बस ऐसे बना रही हूँ, ठीक है, आई एम नॉट फॉलोइंग द स्ट्रक्चर। सो लेट्स से ये तुम्हारा एक प्यूरिन है, ठीक है, या फिर लेट्स गो हियर, ठीक है। अगर तुम इसको देख लो, यहाँ पे जो बना हुआ है, ये जो तुम्हारा प्यूरिन है, इसका जो लेंथ है, लेट्स से दिस इज x, तो इसका भी लेंथ क्या होगा, अबाउट x, और इसके लेंथ को मैं ले लेती हूँ y। तो मुझे दिख रहा है फ्रॉम द स्ट्रक्चर इटसेल्फ कि जो y है इट इज़ लेस देन x, ठीक है। सो अगर 2x एक साइड बाय साइड लग गए तो फिर डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है 2y के कंपैरिजन में, ठीक है। बट द गुड थिंग अबाउट डीएनए इज कि जब भी बॉन्ड बनता है, क्योंकि अगर एक साइड प्यूरिन है तो दूसरी साइड क्या है, पिरिमिडिन है, इसीलिए जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है ये हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है, क्योंकि जो प्यूरिन है वो पिरिमिडिन से ही हमेशा बाइंड करता है, और प्यूरिन का जो लेंथ है वो बड़ा है, पिरिमिडिन का छोटा है। तो इस साइड अगर एक लेंथ बड़ा है, इस साइड छोटा है, तो ये काइंड ऑफ बैलेंसेस इट आउट, ठीक है। तो इसको तुम ऐसे शो कर सकते हो, ये तुम्हारा इमेजिन करो प्यूरिन है तो इस साइड क्या होगा, पिरिमिडिन होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर इस तरफ तुम्हारा पिरिमिडिन है तो दूसरी तरफ क्या होगा, दूसरी तरफ क्या होगा, प्यूरिन होगा। तो ओवरऑल जो डिस्टेंस है वो क्या रहता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है। सिमिलरली अगर यहाँ पे तुम्हारे पास इमेजिन करो प्यूरिन है तो इस साइड क्या होगा, पिरिमिडिन होगा, ठीक है, GC। सो ओवरऑल ये जो डिस्टेंस है ये हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, डिस्टेंस इज कांस्टेंट, जो कि स्टेबिलिटी में क्या करता है, हेल्प करता है, मेक्स द डीएनए स्ट्रक्चर स्टेबल। ये एक फैक्टर है जो स्टेबिलिटी में हेल्प करता है, क्योंकि ओवरऑल जो डिस्टेंस है वो इक्वल है, तो ओवरऑल जो यूनिफॉर्मिटी मेंटेन होती है। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल है, इसकी जो ज्योमेट्री है वो स्टेबल रहती है, ठीक है, स्ट्रक्चर स्लैश जियोमेट्री स्टेबल, ठीक है। नाउ अब ये जो पूरा इसका ये कैसे लैडर जैसा एक स्ट्रक्चर बन गया, लैडर जैसा स्ट्रक्चर बन गया। जो साइड है वो बैकबोन है, और ये जो तुम्हारे रंग्स है ये किसके बने हुए हैं, नाइट्रोजनस बेसिस के बने हुए हैं, और डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट है। पर ये जो पूरा स्ट्रैंड है ये एज इट इज सीधा रहेगा कि नहीं, ये एक्चुअली क्या करता है, ट्विस्ट होता है। ट्विस्ट होकर क्या बनाता है, एक हेलिकल स्ट्रक्चर बनाता है। क्या बनाता है, हेलिकल स्ट्रक्चर बनाता है। पर उससे पहले अगर हम पिरिमिडिन और प्यूरिन को देखें, एक चीज़ हमेशा याद रखो, अगर मेरे पास x नंबर ऑफ एडेनिन है तो उसके ऑपोजिट क्या होगा, थाइमिन ही होगा। तो कहना इसे एडेनिन का नंबर विल ऑलवेज बी इक्वल टू थाइमिन का नंबर,
क्योंकि जो पूरा डीएनए अगर एक स्ट्रैंड में 100 एडेनिन है तो दूसरे स्ट्रैंड में क्या होंगे, 100 थायमिन होंगे। तो एडेनिन का नंबर हमेशा थायमिन के इक्वल होगा। सिमिलरली अगर Y ग्वानिन है सो साइटोसिन भी कितना होगा, Y होगा, तो इक्वल होगा। सो नंबर ऑफ एडेनिन, द नंबर ऑफ एडेनिन इज इक्वल टू नंबर ऑफ थायमिन, द नंबर ऑफ ग्वानिन इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइटोसिन। ठीक है, नाउ हमेशा ये याद रखो कि मैं ऑपोजिट स्ट्रैंड की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो इसीलिए जो अगर तुम रेशियो निकालो एडेनिन, अगर तुम रेशियो निकालो एडेनिन बाय थायमिन, इट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। सिमिलरली जो ग्वानिन बाय साइटोसिन है वाइस वर्सा का रेशियो भी हमेशा क्या होगा, 1 के इक्वल होगा। ठीक है, ये इसको हमने ये किसने फिगर आउट किया, चारगाफ ने फिगर आउट किया। इसको क्या बोला गया, चारगाफ्स रूल बोला गया। ठीक है, तो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि A प्लस G मतलब कि एडेनिन प्लस ग्वानिन बेसिकली क्या है, ओवरऑल जो तुम्हारा प्यूरिन है। ठीक है, सो जो प्यूरिन का नंबर है वो किसके इक्वल होगा, तुम्हारे किसके इक्वल होगा, तुम्हारे पिरामिडिन के नंबर के इक्वल होगा। ठीक है, किसके इक्वल होगा, पिरामिडिन के नंबर के इक्वल होगा हमेशा। ठीक है, द थिंग इज अगर तुम्हें ग्वानिन और साइटोसिन को अगर सेपरेट करना है तो क्योंकि 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, इनके बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, तो इनको सेपरेट करने में ज़्यादा एनर्जी लगती है। ठीक है, तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड्स होंगे उनको ब्रेक करना है तो उनको सेपरेट करने में एनर्जी भी उतनी ज़्यादा लगेगी। नीड्स मोर एनर्जी टू ब्रेक स्लैश सेपरेट। ठीक है, होपफुली दिस पार्ट इज क्लियर, द ओवरऑल स्ट्रक्चर इज क्लियर। अभी हमने क्या देखा, चारगाफ्स रूल देखा जिसमें क्या बोला गया है कि प्यूरिन का अमाउंट इज इक्वल टू पिरामिडिन का अमाउंट, एंड जो रेशियो है वो भी क्या है, इक्वल टू 1 एंड कांस्टेंट। एडेनिन बाय थायमिन इज इक्वल टू ग्वानिन बाय साइटोसिन, एंड दोनों किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, क्योंकि अमाउंट ऑफ एडेनिन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ थायमिन। ठीक है, ऑपोजिट स्ट्रैंड्स की यहाँ पे बात हो रही है, इससे ज़्यादा ये वाला रूल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग जो है ओवरऑल ज्योमेट्री जो है 3D ज्योमेट्री है जो हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, नाउ द थिंग इज जो लैडर जैसा स्ट्रक्चर मिल गया, मैंने क्या बोला, उसको ट्विस्ट करते हैं। ठीक है, और ट्विस्ट करके क्या बनाते हैं, एक हेलिक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं। और ये कैसा हेलिक्स है, ये एक राइट हैंडेड हेलिक्स है। कैसा हेलिक्स है, ये राइट हैंडेड हेलिक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे जो तुम्हें स्ट्रक्चर दिख रहा है राइट हैंडेड हेलिक्स, मतलब तुम राइट हैंड को लो और उसको जैसे तुम इसको टर्न करोगे, जो तुम्हारा DNA मॉलिक्यूल है वो इसी तरीके से टर्न होगा। ठीक है, सो अगर ये है तो टर्न कैसे होगा, दिस इज द लैडर, तो ऐसे ट्विस्ट होगा तो इस तरफ से होगा, तो ऐसे जाएगा। ठीक है, सो ऐसे एंड देन ऐसे। ठीक है, सो इट्स थोड़ा सा इसको शो करना डिफिकल्ट है एंड आई एम नॉट वेरी ग्रेट एट ड्राइंग। सो ये तुम्हारा क्या बन गया, राइट हैंडेड हिलिक्स बन गया। यहाँ पे तुम्हें एक अच्छा सा स्ट्रक्चर गिवन है, तुम इसको नोटिस करो। ठीक है, तो ये तुम्हारा राइट हैंडेड हिलिक्स जो है उसमें तुम्हारा शुगर फॉस्फेट का बैकबोन है और बीच में क्या है, बेस पेयर्स है। ठीक है, तो तुम्हें 2 टाइप के एक तरीके से ग्रूव्स मिलते हैं, एक माइनर ग्रूव मिलता है, एक मेजर ग्रूव मिलता है। मेजर ग्रूव मतलब जिसमें डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है, और माइनर ग्रूव क्या है, जिसमें डिस्टेंस क्या है, कम है। ये तुम्हारा माइनर ग्रूव है, माइनर, एंड दिस इज मेजर। ये जो मेजर ग्रूव है इस ओवरऑल को हम क्या बोल सकते हैं, पिच बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, पिच। ये नोटिस किया गया है जो पिच है इसका जो डिस्टेंस होता है वो होता है 3.4 नैनोमीटर। कितना डिस्टेंस होता है, 3.4 नैनोमीटर इसका लेंथ होता है। ठीक है, और एक पिच जो है उसमें कितने बेस पेयर्स होते हैं, 10 बेस पेयर्स होते हैं। तो अगर तुम्हें निकालना हो डिस्टेंस बिटवीन 2 consecutive बेस पेयर्स, दैट विल बी इक्वल टू ओवरऑल पिच में कितना है, ओवरऑल जो तुम्हें मेजर ग्रूव ये पिच दिख रहा है इसमें कितना है, 3.4 नैनोमीटर का इसका डिस्टेंस है, और टोटल कितने बेस पेयर्स है इसमें, 10। सो हर बेस पेयर के बीच में कितना डिस्टेंस है, 0.34 नैनोमीटर का डिस्टेंस है। ठीक है, तो अगर तुम्हें पता है कि 2 कंसेक्यूटिव बेस पेयर्स के बीच में इतना डिफरेंस है, और तुम्हें अगर पता है किसी ऑर्गेनिज्म के DNA में कितने बेस पेयर्स है, तो तुम क्या उसका पूरा लेंथ निकाल सकते हो। यस, कैसे निकालोगे, यू विल बी लाइक, तुम क्या बोल सकते हो, सीधा सीधा लेंथ ऑफ DNA लिख सकते हैं यहाँ पे हम, लेंथ ऑफ DNA इज इक्वल टू नंबर ऑफ बेस पेयर्स इनटू 0.34 नैनोमीटर। ठीक है, और सिमिलरली अगर हमने ह्यूमंस का या फिर मैमल्स का लेंथ ऑफ DNA निकाला, इट्स अबाउट 2.2 मीटर। ठीक है, निकालना कैसे, हमें पता है नंबर ऑफ बेस पेयर्स कितने हुए और डिस्टेंस कितना है 2 बेस पेयर्स के बीच में 0.34 नैनोमीटर। डू द कैलकुलेशन, यू व्हाट यू गेट द टोटल लेंथ ऑफ द DNA। ठीक है,
इसके बेसिस पे भी न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस बन सकते हैं। अभी तक तो नहीं आए हैं पर बनने के चांसेस तो है, ठीक है। नीट में काफ़ी फ्रीक्वेंटली आता है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है अगर कुछ थोड़ा सा ट्रिकी एंड जो बहुत लोग नोटिस ना करें वो देना चाहे तो दे सकते हैं, ठीक है। Another thing that they have said here is the plane of one base pair stacks over the other। मतलब अगर ये तुम्हारा प्यूरिन pyrimidine है, ऐसे फ्लैट लाई कर रहा है, तो उसके नीचे ये क्या होगा, साइटोसिन गोनोसिन। सो एक दूसरे के ऊपर स्टैक करते हैं तो ओवरऑल स्टेबिलिटी क्या होती है, बढ़ती जाती है इस पूरे हेलिक्स की, अल्फा हेलिक्स की, ठीक है, राइट हैंडेड और अल्फा हेलिक्स। होपफुली दिस पार्ट इज क्लियर। रिमेंबर, अगर दो स्ट्रैंड को हमें अलग करना है तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करना होगा। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो ज़्यादा एनर्जी लगेगी ब्रेक करने में, उसको ज़्यादा हीट करना पड़ेगा। इसीलिए जब हम लोग पीसीआर की बात करेंगे, राइट, सो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की बात करेंगे, तो उसमें क्या होता है, डीएनए के दो स्ट्रैंड्स को हम अलग करते हैं, ठीक है। उसमें डिपेंड करता है कि तुम्हारा जो डीएनए मॉलिक्यूल है उसमें कितना ज़्यादा जीसी कंटेंट मतलब कितना ज़्यादा ग्वानिन एंड साइटोसिन है, उस पर डिपेंड करता है तुम्हें कितना ज़्यादा उसको हीट करना पड़ेगा, कितने टाइम तक हीट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर बहुत ज़्यादा जीसी है तो तुम ज़्यादा टाइम तक हीट करोगे, और कम जीसी है तो फिर कम टाइम तक हीट करोगे, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड कम होंगे उसमें। तो एक प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन है, क्वेश्चंस नहीं बनेंगे बट स्टिल समथिंग टू रिमेंबर। नाउ सो ओवरऑल हमने क्या देखा, लेंथ ऑफ डीएनए अगर हमें फिगर आउट करना है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, तो जो नंबर ऑफ बेस पेयर्स है, नंबर ऑफ बेस पेयर इज अ कैरेक्टरिस्टिक, इट इज व्हाट, इट्स अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म। हर एक ऑर्गेनिज्म में एक सर्टन नंबर ऑफ बेस पेयर्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के डीएनए में, ठीक है। नाउ इफ आई वांट टू नो द लेंथ ऑफ डीएनए, then what do I need to do? All I need to do is now कि मुझे figure out करना है कितने number of base pairs हैं। I will just take number of base pairs and उसको multiply किससे करेंगे, 0.34 नैनोमीटर से, because this is what, distance between two base pairs। दो बेस पेयर्स के बीच में डिस्टेंस कितना है, 0.34 नैनोमीटर। उससे हमें क्या पता चल जाएगा, लेंथ पता चल जाएगा। सो इसके बेस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ह्यूमंस में कितना है, अबाउट 2.2 मीटर्स ऑफ लेंथ है किसका, डीएनए का, ओके। सो अनदर काइंड ऑफ फॉर्मूला टू सॉर्ट ऑफ रिमेंबर, ओके। ये 3.4 नैनोमीटर कहाँ से आया कि पिच का जो डिस्टेंस है, पिच का जो ओवरऑल लेंथ है रादर, वो कितना है, 3.4 नैनोमीटर है, और एक पिच में कितने होते हैं, टोटल 10 बेस पेयर्स होते हैं। तो उससे हमें समझ में आ गया कि बेस पेयर्स के बीच में डिस्टेंस कितना है, 0.34 नैनोमीटर। नाउ नेक्स्ट थिंग दैट वी नीड टू नो इज पैकेजिंग ऑफ डीएनए। अब नेक्स्ट चीज़ जो हमें सोचनी चाहिए वो ये है कि अगर 2.2 मीटर लॉन्ग एक डीएनए है, उसको हमें प्लेस करना है एक छोटे से सेल के अंदर एंड उससे भी छोटे न्यूक्लियस के अंदर, तो इतना सारा जो डीएनए है उसको पैकेज कैसे किया जाता है, सो दैट्स द नेक्स्ट टॉपिक। नाउ द थिंग इज, अभी मैंने बोला न्यूक्लियस, बट हमें पता है कि जो ऑर्गेनिजम्स है दो टाइप के होते हैं ब्रॉडली स्पीकिंग, एक होता है प्रोकैरियोट और दूसरा होता है यूकैरियोट। प्रोकैरियोट के अंदर तो न्यूक्लियस नहीं है, तो फिर डीएनए कैसे पैकेज होता है, पहले हम वो देखते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, जो तुम्हारे प्रोकैरियोट्स है, अब मुझे पता है डीएनए क्या है, इट इज़ अ नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल। कैसा है डीएनए, डीएनए में चार्ज क्या होता है, नेगेटिव होता है, नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल, ठीक है, क्योंकि ये एक एसिटिक मॉलिक्यूल है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है, सो नेगेटिवली चार्ज्ड क्या है, ये मॉलिक्यूल है। अब इसको जब हम अरेंज करते हैं, इसको जब हम पैकेज करते हैं, तो हम क्या करते हैं, इसको पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स के साथ पैकेज करते हैं। तो प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, ऑल्दो न्यूक्लियस इज एब्सेंट, हम क्यों बोलते हैं न्यूक्लियस एब्सेंट है, क्योंकि उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। सो ऑल्दो इन प्रोकैरियोट्स नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, और यू कुड जस्ट से सिंपली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। तो अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, एब्सेंट है, तो फिर कहाँ पे डीएनए प्रेजेंट होता है। सो जो डीएनए है, अगर तुम एक प्रोकैरियोट के अंदर देखो, एक रीजन है जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड इज द रीजन जहाँ पे ये तुम्हारा जो पूरा डीएनए है वो प्रेजेंट होता है। अब डीएनए क्योंकि नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल, अगर काफ़ी सारे तुम्हारे बैक्टीरियाज में जो होता है वो सर्कुलर क्रोमोसोम्स मिलते हैं, डीएनए में सर्कुलर क्रोमोसोम्स मिलते हैं। अब हम करते क्या है, इन सर्कुलर क्रोमोसोम्स को या फिर इन सर्कुलर डीएनए को हम लेते हैं और उसको क्या करते हैं, यूजिंग प्रोटीन्स, हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं किस चीज़ को,
प्रोटीन्स को यूज़ करते हैं। व्हाट आर दीज प्रोटीन्स? किस टाइप के प्रोटीन्स है ये है बेसिक प्रोटीन्स। किस टाइप के प्रोटीन्स है? बेसिक प्रोटीन्स है, जिसको हम यूज़ करके क्या करते हैं, डीएनए को पैकेज करते हैं। ठीक है, सो तुम एक तरीके से इमेजिन कर सकते हो कि जो पूरा डीएनए है तुम्हारे बैक्टीरिया के अंदर, प्रोकैरियोट के अंदर, वो ऐसे लूप लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। क्या बनाता है? बहुत सारे ऐसे लूप लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, जिनको पैकेज करने में कौन हेल्प करते हैं? बेसिक प्रोटीन्स हेल्प करते हैं। बेसिक, या फिर तुम इनको क्या बोल दोगे? पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स। कैसे है ये? पॉजिटिव चार्ज के साथ है ये, पॉजिटिवली चार्ज। बेसिक प्रोटीन्स है कुछ, जो उनका चार्ज क्या है? पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स हैं, जो कि क्या बनाते हैं? फिर लूप लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं डीएनए के साथ। ठीक है, तो तुम्हारा जो प्रोकैरियोट्स है उसके अंदर जो डीएनए है वो ऐसे लूप लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोइड रीजन में। ठीक है ना, यूकैरियोट की जब हम बात करें तो यूकैरियोट में चीज़ें हमेशा थोड़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड होती है। तो इन केस ऑफ यूकैरियोट्स वी डू हैव न्यूक्लियस, एंड न्यूक्लियस के अंदर फिर क्या होगा? तुम्हारा डीएनए होगा। हमें पता है कि जो डीएनए अगेन क्या है? नेगेटिवली चार्ज है। तो इन केस ऑफ यूकैरियोट्स हम यूज़ करते हैं हिस्टोन्स। क्या यूज़ करते हैं? हिस्टोन, विच इज़ नथिंग बट अनदर प्रोटीन जिसका नेचर क्या है? बेसिक है। दे आर पॉजिटिवली चार्ज्ड। ठीक है, पॉजिटिव इनके अंदर क्या होता है? चार्ज होता है इनमें। अब देखो, प्रोटीन जो है वो बेसिक होगा या फिर एसिडिक होगा या फिर किस टाइप का उसका पीएच होगा, वो किस पे डिपेंड करता है? वो किस टाइप के अमाइनो एसिड से बना हुआ है। तो इन केस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स इट इज़ कंपोज्ड ऑफ हाई अमाउंट ऑफ आर्जिनिन्स। ठीक है, लाइसिन, इन टाइप के प्रोटीन से होता है, जिनका जो नेचर क्या है? बेसिक होता है नेचर। सो अमाइनो एसिड्स कैसे हैं इसमें? बेसिक्स है, इसीलिए जो हिस्टोन भी है वो कैसा प्रोटीन हो गया? बेसिक प्रोटीन हो गया। अब हिस्टोन क्या कहते हैं? एक सिंगल हिस्टोन नहीं आता है, 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल्स आते हैं, 8 हिस्टोन प्रोटीन्स आते हैं, एंड वो टुगेदर क्या बनाते हैं? टुगेदर एक क्या बनाएंगे? ऑक्टामर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ऑक्टामर। अब ये जो पूरा ऑक्टामर यहाँ पे जो तुम्हें ग्रीन में दिख रहा है वो क्या है? एक ऑक्टामर है किसका? हिस्टोन का। इसके अराउंड क्या रैप करता है? डीएनए रैप करता है। एंड टोटल कितना लेंथ ऑफ डीएनए रैप करता है? जब डीएनए रैप करेगा तो इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोसोम। ठीक है, सो हिस्टोन प्रोटीन लिया, उसके अराउंड क्या रैप कर दिया? डीएनए रैप कर दिया। क्या स्ट्रक्चर मिल गया हमें? न्यूक्लियोसोम। सो ऐसे इमेजिन करो, ये तुम्हारा हिस्टोन ऑक्टामर है, इसके अराउंड क्या रैप हुआ? डीएनए रैप हुआ। फिर एक और हिस्टोन ऑक्टामर आया, उसके अराउंड भी क्या रैप हुआ? डीएनए रैप हुआ। फिर एक और, तो ये क्या हो गया? बीड ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर बना लिया इसने। क्या बना लिया? बीड ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर। बीड ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? जो तुम्हारा डीएनए है वो स्ट्रिंग की तरह है, और जो हिस्टोन ऑक्टामर है वो बीड्स की तरह, मोतियों की तरह दिख रहा है इसमें। ठीक है, हमेशा याद रखो, इस एक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसोम। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोसोम। एक न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर्स होते हैं। कितने बेस पेयर्स ऑफ डीएनए होते हैं? 200 बेस पेयर्स। तो कितना लॉन्ग डीएनए होगा? 200 बेस पेयर। अगर लेंथ निकालना चाहो तो कैसे निकालोगे? 200 इंटू 0.34 नैनोमीटर, ये करके भी तुम निकाल सकते हो कि कितना लॉन्ग डीएनए जो है वो एक न्यूक्लियोसोम में प्रेजेंट होता है, जो इससे पहले हमने देखा था फॉर्मूला। ठीक है, नाउ अगर तुम्हें पता चल जाए कि एक डीएनए के स्ट्रैंड में कितने न्यूक्लियोसोम है, क्या तुम फिगर आउट कर सकते हो कितने बेस पेयर्स है? यस। ठीक है, क्योंकि एक न्यूक्लियोसोम में कितने बेस पेयर्स होते हैं? 200 बेस पेयर्स होते हैं। तो ऐसे क्या होता है? तुम्हारा एक बीड ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसको हम बोलते हैं क्रोमेटिन फाइबर। क्या बोलते हैं हम इसको? क्रोमेटिन फाइबर। अभी जो क्रोमेटिन फाइबर है इसको फिर हम और ज़्यादा कंडेंस करते हैं। जब क्रोमोसोम बनने लगता है तो उसको और ज़्यादा कंडेंस करते हैं, एंड जितना ज़्यादा कंडेंस होगा उतना ही वो जो रीजन है वो इनएक्सेसिबल हो जाएगा। इनएक्सेसिबल हो जाएगा मतलब अगर डीएनए बहुत ज़्यादा कंडेंस फॉर्म में है तो उसको हम रीड नहीं कर सकते। ठीक है, और रीड नहीं कर सकते तो फिर उसके आगे उसको यूज़ नहीं कर सकते। अब होगा क्या? जहाँ पे भी डीएनए बहुत ज़्यादा कंडेंस फॉर्म में होगा वो डार्कली स्टेन होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें एक साथ है। उस रीजन को हम क्या बोलते हैं? हेट्रोक्रोमेटिन रीजन। जहाँ पे जो क्रोमेटिन है बहुत ज़्यादा कंडेंस फॉर्म में है उसको हम क्या बोलते हैं? हेट्रोक्रोमेटिन रीजन, जो कि डार्कली स्टेन होता है। कैसे होता है? डार्क स्टेन होता है उसमें। ठीक है, तो अगर हमने सेल को लिया और उसको उसमें स्टेन डाला तो कुछ पार्ट होगा जो तुम्हारे सेल का, नॉन डिवाइडिंग सेल की मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि उस केस में जो तुम्हारा डीएनए है वो क्रोमेटिन फाइबर की फॉर्म में लूजली पैक्ड फॉर्म में रहेगा।
जो सेक्शन डार्कली स्टेन होगा वहाँ पे डीएनए क्या बहुत कंडेंस्ड फॉर्म में है, उसको हम क्या बोलेंगे, हेट्रोक्रोमेटिन। और जहाँ पे डीएनए कंपैरेटिवली लूजर है वहाँ पे स्टेन कम होगा एंड उसको हम क्या बोलेंगे, यूक्रोमेटिन। क्या बोलेंगे उस रीजन को, यूक्रोमेटिन। जहाँ पे डीएनए क्या है, लूजली पैक्ड है, वहाँ पे स्टेन क्या होगा, लाइट होगा। एंड यूक्रोमेटिन क्योंकि लूजली पैक्ड है तो उस डीएनए को हम ज़्यादा इजीली रीड कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो इस रीजन में हम डीएनए को यूज़ कर पाएंगे। और यूज़ क्या होता है डीएनए का, उससे हम आरएनए बनाते हैं, बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन करते हैं, जो हम आगे देखने वाले हैं। तो यूक्रोमेटिन में जो ट्रांसक्रिप्शन है वो ज़्यादा होगा, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव रीजन होगा। और हेट्रोक्रोमेटिन जो होगा उसमें ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाएगा क्योंकि डीएनए कुछ ज़्यादा ही पैक्ड है। तो इसलिए हमने क्या लिखा, यूक्रोमेटिन इज सेड टू बी ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव एंड हेट्रोक्रोमेटिन इज इनएक्टिव, मतलब वहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाता है। ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है, डीएनए को रीड करके हम आरएनए बनाते हैं। अब रीड कर नहीं पा रहे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कंडेंस्ड है, और क्योंकि बहुत ज़्यादा कंडेंस्ड है वो कलर भी क्या कर रहा है, डार्कली कलर हो रहा है। अब जब तुम क्रोमेटिन को और ज़्यादा उसको तुम कंडेंस करोगे तो कुछ और भी प्रोटीन्स, एडिशनल प्रोटीन्स होंगे जो कि हिस्टोन नहीं होंगे, कुछ एडिशनल प्रोटीन्स तुम्हें लगेंगे। उन प्रोटीन्स को हम क्या बोलते हैं, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स। जब इवेंचुअली तुम्हारा सेल डिवाइड होने लगेगा तो क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर बनता है, तो तुम्हारा ये बीड ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर बना, बीड ऑन स्ट्रिंग ऐसा स्ट्रक्चर बना, इसी को लेंगे और इसका क्या करेंगे, सुपर कॉइलिंग करेंगे, इसी को फिर क्या करेंगे और कंडेंस करेंगे। इससे हमें क्या मिलेगा, एक रॉड शेप स्ट्रक्चर मिलेगा और फिर ये क्या हो जाएगा, क्रोमोसोम का शेप लेने लगेगा। पर जब हम इसको बहुत ज़्यादा फोल्ड करेंगे तो उन फोल्ड्स को स्टेबलाइज करने के लिए हमें क्या चाहिए होंगे, कुछ और प्रोटीन्स चाहिए होंगे। और उन प्रोटीन्स को हम क्या बोलते हैं, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स, इन शॉर्ट NHCs। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन्स क्रोमेटिन फाइबर बनाते हैं, ठीक है। बट अगर जब हम उसको और ज़्यादा सुपर कॉयल एंड ऑल करके क्रोमोसोम बनाने के लिए लेके जाते हैं तो हमें और प्रोटीन्स की ज़रूरत पड़ती है ताकि जो फोल्ड्स है वो स्टेबल हो पाए, ठीक है। तो उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स। ओके, सो इस तरीके से जो डीएनए है वो यूकैरियोट्स के अंदर पैकेज्ड होता है। न्यूक्लियोसोम बनता है, एक न्यूक्लियोसोम क्या है, एक बीड बेसिकली हिस्टोन ऑक्टेमर, उसके अराउंड क्या है डीएनए, कितने बेस पेयर्स, 200 बेस पेयर्स। ओके, नाउ ये तो हो गया ओवरऑल पैकेजिंग। बट अभी तक जो हमने डिस्कस किया है वो बात हमें अभी पता है। एट अ सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम, मेंडल के बाद एंड ऑल, लोगों को डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं थी। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे साइंटिस्ट जो थे वो फिगर आउट करना चाहते थे कि क्या है ऐसा इन्फॉर्मेशन जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टरिस्टिक्स को कैरी आउट करने में हेल्प करता है, इनहेरिटेंस में हेल्प करता है। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे एक बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट हुआ था, फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने किया था, जिन्होंने स्टैब्लिश किया था कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में देयर इज सम मॉलिक्यूल जो जाता है, ठीक है, एंड वो दूसरे जनरेशन को क्या करता है, अफेक्ट करता है। तो उसके लिए उन्होंने एक बहुत ही अच्छा एक एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन किया था जिसमें उनका मॉडल ऑर्गेनिज्म क्या था, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी क्या है, बेसिकली एक टाइप ऑफ बैक्टीरिया है जिसके दो स्ट्रेन्स होते हैं। कैसे स्ट्रेन्स होते हैं, दो स्ट्रेन्स होते हैं, एक होता है एस स्ट्रेन, दूसरा होता है आर स्ट्रेन। एस स्ट्रेन मतलब स्मूथ स्ट्रेन और आर रेफर्स टू रफ स्ट्रेन। और जो स्मूथ स्ट्रेन है इसके ऊपर क्या होता है, एक म्यूकस का लेयर होता है। इसको स्मूथ क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके ऊपर क्या रहता है, एक म्यूकस का लेयर रहता है। और ये जो स्मूथ वाला स्ट्रेन है ये एक्चुअली डिजीज कॉजिंग स्ट्रेन है। ये है कैसा स्ट्रेन, वायरुलेंट स्ट्रेन है। वायरुलेंट का मतलब क्या है यहाँ पे, डिजीज कॉजिंग। ये इसके वजह से क्या होता है, डिजीज होता है। तो अगर किसी पर्सन में, किसी, इधर इस केस में माइस की बात की थी उन्होंने, माइस के साथ एक्सपेरिमेंट हो रहा था, तो कुछ माइस को लिया और उनके अंदर बैक्टीरिया इंजेक्ट किया, ठीक है। अगर तुम एस स्ट्रेन स्मूथ वाले बैक्टीरिया को इंजेक्ट करोगे तो माइस विल डाई, उसको क्या हो जाएगा, निमोनिया हो जाएगा, द माइस विल डाई, सो इट विल कॉज डिजीज कॉजिंग। बट उसी में से अगर तुमने रफ स्ट्रेन को लिया तो इसमें म्यूकस लाइनिंग नहीं है, म्यूकस एब्सेंट, म्यूकस लेयर जो है वो क्या है, एब्सेंट होता है रफ स्ट्रेन में, एंड ये डिजीज को कॉज नहीं करता, दिस इज नॉन वायरुलेंट, डजंट कॉज डिजीज। अगर ये डिजीज कॉज नहीं करता, डजंट कॉज डिजीज, अगर डिजीज कॉज नहीं करता तो फिर माइस क्या करता है, इट डज नॉट डाई, इट लिव्स, ठीक है। ये तुम्हें याद रखना है। तो इसके बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है। तो एस स्ट्रेन स्मूथ स्ट्रेन causes disease, mice dies.
आर स्ट्रेन, रफ स्ट्रेन, उसके ऊपर पॉलीसेक्राइड का वो लेयर नहीं है, डज नॉट कॉज डिजीज, माइस डज नॉट डाई। ठीक है, ये था पता किसको, फ्रेडरिक ग्रिफिथ को। अब उन्होंने बोला कि ठीक है, लेट्स डू वन थिंग, ये जो एस स्ट्रेन है आर स्ट्रेन है बहुत क्लोजली रिलेटेड है। एस स्ट्रेन में कुछ तो एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जिसकी वजह से वो माइस डाई कर रहा है, राइट, माइस इज डाइंग, ये जो स्मूथनेस है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम एस स्ट्रेन को लेते हैं, उसको हीट करते हैं एंड लेट्स किल इट। तो जब हीट करके किल कर दिया, अगर किल्ड स्ट्रेन को हमने माइस के अंदर डाला, बैक्टीरियल है उसको मार के माइस के अंदर डाला, तो फिर क्या माइस को डिजीज होगा, क्या माइस मरेगा? नहीं। तो माइस विल लिव अगर हीट किल्ड एस स्ट्रेन को हमने इंजेक्ट किया। ठीक है, तो अगर हीट से किल किया तो माइस विल लिव। आज तो एनीवे माइस लिव कर रहा है। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया, एक बहुत ही अच्छा एक कॉम्बिनेशन निकाला। उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि अगर एस स्ट्रेन को हीट किल करके इंजेक्ट करते तो माइस लिव्स, बट अगर उसी एस स्ट्रेन जो हीट किल्ड है उसके साथ आर स्ट्रेन जो कि लिविंग है, लाइव आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को लेके अगर हम डालते हैं, इंजेक्ट करते हैं माइस के अंदर, तो माइस डाइज। अब तुम सोचो कि एस स्ट्रेन वाला जो बैक्टीरिया वो तो मर चुका है, आर स्ट्रेन वाला लिविंग है। अब आर स्ट्रेन जनरली तो डिजीज कॉज करता नहीं है, तो अब इस केस में अगर माइस मर रहे हैं तो कुछ तो हुआ है जिसने आर स्ट्रेन को चेंज कर दिया है, इट हैज़ मेड इट वायरुलेंट, डिजीज कॉजिंग बना दिया है। एंड जब इस माइस को, जो माइस मर जाता है उसके अंदर से जब वायरसेस, जब बैक्टीरिया को निकाला, तो उसके अंदर काफ़ी सारे ऐसे कौन से वाले बैक्टीरिया मिले, स्मूथ स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया मिले। एस स्ट्रेन बैक्टीरिया वर फाउंड। अब एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया मिल रहे हैं किसके अंदर, माइस के अंदर जो मर चुका है, विच मेक सेंस कि एस स्ट्रेन ने इसको मारा है, बट एस स्ट्रेन तो हमने डाला ही नहीं था, लिविंग एस स्ट्रेन तो हमने डाला नहीं था, हमने कौन सा डाला था, आर स्ट्रेन डाला था जो लिविंग था। तो अब ऐसा कुछ हुआ है, आर एस स्ट्रेन से कोई तो चीज़ है जो कि आर स्ट्रेन में गई है और उसको ट्रांसफॉर्म किया है। सो समथिंग फ्रॉम हीट किल्ड, जो हीट किल्ड वाले एस स्ट्रेन है, समथिंग फ्रॉम हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया हैज ट्रांसफॉर्म्ड द आर स्ट्रेन into virulent एस स्ट्रेन। तो उन्होंने बोला ये जो भी चीज़ है जो गया है तुम्हारे आर स्ट्रेन के अंदर एस स्ट्रेन से, दैट इज द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। वही एक मॉलिक्यूल है जो कि क्या करता है, ट्रांसफॉर्म करता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक इंफॉर्मेशन को लेके जाता है। अभी प्रॉमिसिंग थी चीज़ें, बट अभी ग्रिफिथ ने क्या एस्टैब्लिश किया कि कोई चीज़ है जो जाती है। अब कोई तो मॉलिक्यूल है जो ट्रांसफ़र होता है, वो क्या मॉलिक्यूल है वो लोगों को नहीं पता है। पीपल डोंट नो कि एक्चुअली क्या ट्रांसफ़र हो रहा है आर स्ट्रेन, एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन के अंदर, हीट किल्ड एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन के अंदर क्या जा रहा है, क्या ट्रांसफ़र हो रहा है जो कि ट्रांसफॉर्म कर रहा है, वी डोंट नो दैट येट। तो फिर साइंटिस्ट ने क्या किया, फिगर आउट करने का ट्राई किया, क्या एक्चुअल जो बायोकेमिकल नेचर है, दैट ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो है उसका बायोकेमिकल नेचर फिगर आउट करने का ट्राई किया। ठीक है, सो नाउ दिस इज अनदर एक्सपेरिमेंट जो किसने किया है, एवरी, मैक्लॉयड एंड मैकार्टी ने ये एक्सपेरिमेंट किया। इसका एम क्या था कि हमें बायोकेमिकल नेचर पता चल जाए, किसका, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का। क्या है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, वो चीज़ जो कि एस स्ट्रेन, आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन में कन्वर्ट कर रही है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सेम ही एक्सपेरिमेंट का सेटअप लिया। उन्होंने क्या किया, एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को लिया, उसको हीट से किल कर दिया। ठीक है, फिर डाला उसको किसमें, उसको आर स्ट्रेन के अंदर डाला। ठीक है, अब क्या किया उन्होंने, अच्छा ठीक है, सबसे पहले क्या किया, एस स्ट्रेन को लिया, हीट किल्ड है, शुगर एंड लिपिड्स का एक सोल्यूशन लिया जो कि बेसिकली तुम्हारा बैक्टीरिया को ग्रो करने में हेल्प करेगा। इस मिक्स में एक उसको फिर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया। एक कैटेगरी में क्या डाला, प्रोटीनेज डाला। प्रोटीनेज क्या करता है, प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है। तो इस मिक्सचर में अब क्या नहीं रहेगा, प्रोटीन नहीं रहेगा, तो इसमें कोई प्रोटीन नहीं है। एस किल्ड बैक्टीरिया के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स थे 3 मेन कैंडिडेट्स क्या थे, प्रोटीन, आरएनए, डीएनए, ये 3 थे। तीनों में से एक को चूज करना था कि इन तीनों में से कौन सा मॉलिक्यूल जाके ट्रांसफॉर्मेशन कैरी आउट कर रहा है। तो सबसे पहले उन्होंने क्या लिया, एस किल्ड सेल्स को लिया, उसमें प्रोटीनेज डाल दिया। अब इस एस किल्ड सेल में प्रोटीन बचेगा क्या, नहीं, तो नो प्रोटीन इज लेफ्ट।
फिर इसमें डाला आर सेल्स को और फिर देखा कि ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है क्या, नहीं हो। इस केस में ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हैपन्स, ट्रांसफॉर्मेशन हैपन्स। इसका मतलब क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है मतलब एस सेल आ रहे हैं, जो तुम्हारे आर सेल्स है वो एस सेल में कन्वर्ट हो रहे हैं। इससे क्या स्टैब्लिश होता है कि प्रोटीन तो नहीं है, इट इज़ नॉट प्रोटीन जो कि ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। इससे क्या स्टैब्लिश हो गया, प्रोटीन्स आर नॉट द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ठीक है। सो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल प्रोटीन तो नहीं है, ठीक है। सो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो है वो प्रोटीन तो नहीं है। फिर क्या किया उन्होंने, वही हीट किल सेल्स को लिया, एस सेल्स को, उसके अंदर डाला फिर क्या, आरएनएज। आरएनएज क्या करेगा, आरएनए को डाइजेस्ट करेगा। अब इसके अंदर आरएनए नहीं है, अब डाला इस मिक्सचर को किसके अंदर, तुम्हारे आर सेल्स के अंदर। क्या फिर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन फिर भी हुआ। इससे क्या समझ में आता है कि आरएनए भी जो है वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल नहीं है, आरएनए जो है वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल नहीं है। फिर क्या किया, थर्ड केस में वही हीट किल सेल्स को लिया, उसमें डाला डीएनएज। अब जो डीएनएज है वो जब डाला तो अब क्या हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। एस किल सेल्स, जो एस सेल्स है वो नहीं है, नो ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पे हमें क्या देखा, नो ट्रांसफॉर्मेशन। अब ट्रांसफॉर्मेशन अगर नहीं हो रहा है, किसके नहीं होने की वजह से ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है, डीएनए जब एब्सेंट है ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या है, डीएनए इज द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, डीएनए इज द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ठीक है। डीएनए क्या है, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है, ठीक है। तो इससे क्या स्टैब्लिश हो गया, एक्चुअल बायोकेमिकल जो नेचर है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का वो स्टैब्लिश हो गया। क्या माना लोगों ने कि हाँ डीएनए है, बट फिर भी कुछ लोग थे जो कि पूरी तरीके से कन्विंस नहीं थे कि डीएनए ही एक्चुअली जो है वो ट्रांसफ़र करता है, ट्रांसफॉर्म करता है। तो फिर एक और सेट ऑफ साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। दिस इज़ अ वेरी फेमस हर्शी चेज एक्सपेरिमेंट। इन्होंने क्या किया, बैक्टीरियोफेज को यूज़ किया। इससे पहले क्या हो रहा था, बैक्टीरिया यूज़ हो रहा था, अभी बैक्टीरियोफेज को यूज़ किया गया, जो कि क्या है, वायरसेस है। क्या है ये, वायरसेस है। अब वायरसेस में क्या होता है, दो चीज़ें होती है मेन। इन जो बैक्टीरियोफेज होता है इनमें दो चीज़ें हैं। इनमें क्या है, एक प्रोटीन कोट है, क्या है, प्रोटीन कोट है, और दूसरा क्या है, इनके अंदर जेनेटिक मटीरियल है, ठीक है, जेनेटिक मटीरियल है। अब जेनेटिक मटीरियल में इनके पास क्या है, डीएनए है, ठीक है। अब जो प्रोटीन होता है उसमें क्या रहता है, इट कंटेन्स सल्फर, और जो डीएनए है उसके अंदर क्या रहता है, इट कंटेन्स फॉस्फोरस, ठीक है। तो ये जो साइंटिस्ट का ग्रुप है इन्होंने क्या किया, बैक्टीरियोफेजेस को लिया, जो जाके क्या करता है, बैक्टीरियाज को इन्फेक्ट करता है। जो बैक्टीरियोफेज वायरस होता है वो जाता है बैक्टीरिया के ऊपर, बैठता है और अपना जो जेनेटिक मटेरियल है वो बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट कर देता है। अब जो बैक्टीरिया है वो क्या करता है, नए बैक्टीरियोफेजेस को बनाता है उसके जेनेटिक मटेरियल को यूज़ करके, ठीक है। अब ये बात इन लोगों को पता थी, तो उन्होंने देखना चाहा कि एक्चुअली क्या है कैरेक्टरिस्टिक जो है, बेसिकली जो नए बैक्टीरियोफेजेस बन रहे हैं वो किस इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर रहे हैं, क्या जा रहा है उनका, प्रोटीन जा रहा है या फिर डीएनए जा रहा है। तो उन्होंने क्या किया, बैक्टीरियोफेज की दो कॉलोनीज ली। एक कॉलोनी को किसमें ग्रो किया, रेडियो एक्टिव सल्फर के साथ ग्रो किया। किसके साथ ग्रो किया, रेडियो एक्टिव सल्फर के साथ ग्रो किया। इसका मतलब क्या है, इसमें जो प्रोटीन है, प्रोटीन विल हैव रेडियो एक्टिविटी। प्रोटीन के अंदर क्या दिखेगा, रेडियो एक्टिविटी दिखेगी। और दूसरी कॉलोनी को किसने ग्रो किया, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस के साथ ग्रो किया। जिसका मतलब क्या है, जो डीएनए है, डीएनए विल हैव रेडियो एक्टिविटी, डीएनए विल हैव रेडियो एक्टिविटी। अब डीएनए में क्या दिखने वाला है, रेडियो एक्टिविटी दिखने वाली है। तो एक में प्रोटीन में रेडियो एक्टिविटी दिख रही है, दूसरे में डीएनए में रेडियो एक्टिविटी दिख रही है। अब इन दोनों बैक्टीरियोफेज कॉलोनी को क्या किया, इन्फेक्ट करने दिया। किसको इन्फेक्ट करने के लिए दिया, तुम्हारे बैक्टीरिया को, ठीक है। अब आइडिया क्या है, अगर प्रोटीन ट्रांसफर होता है तो बैक्टीरिया के अंदर क्या आएगा, रेडियो एक्टिविटी दिखेगा। कौन सा वाला रेडियो एक्टिविटी दिखेगा, सल्फर वाले केस में दिखेगा। बट अगर डीएनए ट्रांसफर होता है तो किस वाले केस में दिखेगा, फॉस्फोरस वाले केस में दिखेगा। तो सबसे पहले इन्फेक्शन होने दिया, उसके बाद क्या किया, दोनों को जो तुम्हारे बैक्टीरिया की कॉलोनी है उसको ब्लेंड किया। ब्लेंड करने से क्या होगा,
जो बैक्टीरियोफेज है वो हट जाएगा, रिमूव्स द बैक्टीरियोफेज। क्योंकि तुम नहीं चाहते ना कि तुम इसको टेस्ट करो, इसकी रेडियो एक्टिविटी टेस्ट करो, तुम्हें क्या टेस्ट करना है, जो बैक्टीरियोफेज के अंदर, जो तुम्हारे बैक्टीरिया के अंदर गया है, ना कि जो बैक्टीरियोफेज है, ठीक है। तो इट रिमूव्स द वायरस, बेसिकली जो तुम्हारा वायरस है उसको रिमूव करता है ये, ठीक है। तो फिर ब्लेंड करके वायरस को हटा दिया, जो सुपरनेटेंट है उसको हटा दिया, ठीक है। फिर क्या किया, उसको सेंट्रीफ्यूज किया, एंड सेंट्रीफ्यूज से क्या हो जाएगा कि जो तुम्हारे ये सेटल डाउन हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या होगा, जो तुम्हारे जो सेटल डाउन है उसमें क्या रहेगा, तुम्हारा बैक्टीरिया रहेगा, और जो ऊपर जो फ्लोट करेगा वो उसको हम क्या बोलते हैं, सुपरनेटेंट बोलते हैं। सुपरनेटेंट जो है उसमें क्या रहेगा, बैक्टीरियोफेज रहेगा, तुम्हारा वायरस रहेगा। तो जब तुम इसको ब्लेंड करोगे तो बेसिकली क्या बन गया, एक पूरा स्लरी बन गया। फिर उसको सेंट्रीफ्यूज किया, उसको बहुत ही तेज सेंट्रीफ्यूज में जो हम लोग घुमाते हैं, जो हैवी वाला पार्ट होता है वो सेटल डाउन होता है। तो सेटल डाउन वाले सेक्शन में क्या आ गया, बैक्टीरिया आ गया, और जो ऊपर वाला सेक्शन है इसको हम क्या बोलते हैं, सुपरनेटेंट, इसमें क्या आ गया, वायरस आ गया, ठीक है। अब जब बैक्टीरिया को देखा, जो नीचे जो सेटल डाउन सेक्शन को देखा, तो फिर हमें क्या दिखा कि उसमें कोई रेडियो एक्टिविटी, अगर तुम फर्स्ट वाले केस में देखो जहाँ पे प्रोटीन में रेडियो एक्टिविटी थी, उस वाले केस में बैक्टीरिया में रेडियो एक्टिविटी नहीं थी, ना कोई भी रेडियो एक्टिव सल्फर उसमें नहीं मिला। इसका मतलब क्या है, जो प्रोटीन कोट है, जो प्रोटीन कोट है वो एंटर नहीं कर रहा है, किसके अंदर एंटर नहीं कर रहा है, तुम्हारे बैक्टीरिया के अंदर एंटर नहीं कर रहा है। बट जो ऊपर वाला जो सुपरनेटेंट है, जो ऊपर फ्लोट कर रहा है, उसको देखा तो उसमें रेडियो एक्टिविटी दिखी। मतलब जो प्रोटीन है वो बैक्टीरिया, वो वायरस के पास ही रह जाता है, बैक्टीरिया के अंदर एंटर नहीं करता है। वेरस जो दूसरा वाला केस है, जहाँ पे हमने फॉस्फरस को क्या किया था, रेडियो एक्टिवली लेबल किया था, जिसमें डीएनए लेबल होगा, क्योंकि डीएनए के अंदर क्या रहता है, फॉस्फेट रहता है, अभी अभी हमने देखा। तो उस केस में हमने क्या नोटिस किया, जो नीचे सेटल डाउन बैक्टीरिया था उसमें रेडियो एक्टिविटी थी, मतलब बैक्टीरिया के अंदर क्या एंटर किया है, डीएनए एंटर किया है, उसमें रेडियो एक्टिव फॉस्फरस दिखा, ठीक है। बट जो सुपरनेटेंट है उसमें रेडियो एक्टिविटी नहीं दिखी। मतलब कि एक्चुअली क्या एंटर कर रहा है, डीएनए एंटर कर रहा है, डीएनए ही एक्चुअल इन्फेक्शन जो है उसको कॉज कर रहा है, उससे नए क्या बन रहे हैं, वायरसेस बन रहे हैं। तो ये एक तरीके से एक फाइनल एक्सपेरिमेंट था जिसने सबको कन्विंस कर दिया कि हाँ, डीएनए ही क्या है, जेनेटिक मटीरियल है, ठीक है। हर्शी चीज एक्सपेरिमेंट था, सुपरनेटेंट क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या सेटल होता है, बैक्टीरिया सेटल होता है, ठीक है। तो होपफुली दिस पार्ट इज क्लियर टू यू। नाउ ये तो था क्या, हमने स्टैब्लिश कर दिया जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए है। बट क्या ऐसे कुछ वायरसेस होते हैं जहाँ पे आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है? द आंसर इज यस, आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल होता है वायरसेस में। तो ऐसा क्यों है कि ज़्यादातर केसेस में डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। तो यू शुड नो अ फ्यू फीचर्स, कोई भी मॉलिक्यूल जेनेटिक मटेरियल हो या ना हो, मतलब चूज़ कैसे करेंगे, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल के कुछ फीचर्स क्या होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वो रेप्लिकेट हो पाए, क्योंकि अगर रेप्लिकेट नहीं होगा तो फिर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा नहीं सकता। तो पहले तो सेल्फ रेप्लिकेशन उसका कैपेसिटी होनी चाहिए। दूसरा उसमें स्टेबिलिटी होनी चाहिए कि बहुत ज़्यादा चेंजेस ना आ जाए, क्योंकि अगर बहुत ही ज़्यादा चेंजेस आ गए तो पूरे जो फीचर्स है वो चेंज हो जाएंगे, एक जनरेशन दूसरे जनरेशन से सिमिलर नहीं होगा, कंटिन्यूटी नहीं बनेगी। तीसरा है कि स्टेबल तो हो पर थोड़ा सा रूम हो चेंजेस होने का, म्यूटेशन होने का, ताकि एवोल्यूशन हो पाए, और अगर इन्वायरमेंट चेंज होता है तो सर्वाइवल इंश्योर हो पाए। और लास्टली जो है, इवेंचुअली जो तुम्हारा एक जेनेटिक मटेरियल, उसका गोल क्या होता है कि वो सारे फीचर्स को कंट्रोल करे। तो अगर डीएनए और डीएनए से इवेंचुअली प्रोटीन नहीं बन पा रहा है तो डीएनए का एक अच्छा जेनेटिक मटेरियल है नहीं, ठीक है। तो ये कुछ फीचर्स है, क्या क्या फीचर है? फर्स्ट ऑफ ऑल जनरेटेड सेल्स, रेप्लिकेशन होना चाहिए। सेकंड क्या है, केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल होना चाहिए, वरना वो बहुत ज़्यादा ब्रेक डाउन हो जाएगा और इन्फॉर्मेशन बहुत चेंज होगी तो देयर इज़ नो पॉइंट, ठीक है। थर्ड क्या है, स्टेबल होना चाहिए, बट ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही स्टेबल हो, थोड़ा भी चेंज ना हो, क्योंकि अगर थोड़ा भी चेंज नहीं हुआ तो अगर इन्वायरमेंटल कंडीशन चेंज होती है तो फिर एडेप्टेबिलिटी नहीं रहेगी, ठीक है। एंड लास्टली इंफॉर्मेशन से फाइनल जो यूजेज है वो होना चाहिए, इंफॉर्मेशन से एक्सप्रेशन होना चाहिए, ठीक है। अगर अब हम कंपेयर करें, डीएनए एक ऑप्शन है, दूसरा है आरएनए। इनिशियली आरएनए वाज द जेनेटिक मटेरियल, ये अब स्टैब्लिश हो चुका है। एक्चुअली वी नो नाउ कि इनिशियल ऑर्गेनिजम्स में कौन सा जेनेटिक मटेरियल था, आरएनए था। बट अभी ऐसा क्यों है कि डीएनए ज़्यादा वाइडली प्रेजेंट है, ठीक है। तो अगर हम दोनों को कंपेयर करें, हम कंपेयर अगर करें डीएनए को आरएनए से, तो क्या क्या प्लस पॉइंट्स है डीएनए के जिसने इसको क्या बनाया, द चॉइस, दिस इज द
मोस्ट प्रेफर्ड जेनेटिक मटेरियल। ऐसा क्यों है कि डीएनए ज़्यादा प्रेफर्ड जेनेटिक मटेरियल है, वाई नॉट आरएनए? सो देयर आर फ्यू थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम क्राइटेरिया की बात करें, कैन दे रेप्लिकेट? डीएनए भी रेप्लिकेट कर सकता है, आरएनए भी रेप्लिकेट कर सकता है। तो फर्स्ट क्राइटेरिया देखें तो बोथ कैन रेप्लिकेट, ये तुम्हारा फर्स्ट क्राइटेरिया था, मीट कर दिया दोनों ने, तो इस केस में तो दोनों ही सेम है। दूसरा क्राइटेरिया क्या था? स्टेबिलिटी। अब स्टेबिलिटी जो है, तुम डीएनए को कंपेयर करो आरएनए से, कौन सा ज़्यादा स्टेबल है? द थिंग इज डीएनए इज मोर स्टेबल कंपेयर टू आरएनए। डीएनए इज मोर स्टेबल, आरएनए इज मोर एक्टिव, has catalytic activity, and therefore it is comparatively less stable. So less stable है। अब ऐसा क्यों है कि आरएनए जो है वो कम स्टेबल है? द थिंग इज आरएनए जो फर्स्ट ऑफ ऑल, इसका रीजन क्या है कि इट इज सिंगल स्ट्रैंडेड। तो कुछ भी अगर मिस्टेक होती है तो फिर उसको करेक्ट करने के लिए तुम्हारे पास दूसरी इन्फॉर्मेशन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हारे पास 2 कॉपीज़ है, एक इन्फॉर्मेशन की 2 कॉपीज़ है, इस कॉपी में किसी ने आके कुछ चेंज कर दिया, तुम्हें लग रहा है कुछ तो गड़बड़ है, तो तुम चेक कैसे कर सकते हो? तुम्हारी दूसरी कॉपी को मैच कर सकते हो कि हाँ ये इसमें ये सही है, इसमें है, कंपैरिजन से तुम फिगर आउट कर सकते हो। पर डीएनए के केस में ये पॉसिबल है, आरएनए के केस में पॉसिबल नहीं, क्योंकि सिंगल स्ट्रैंडेड है। डीएनए का क्या बेनिफिट है, क्यों है वो स्टेबल? इट इज़ डबल स्ट्रैंडेड, इसीलिए ज़्यादा इजीली क्या कर सकते हैं, हम इसको करेक्ट कर सकते हैं कोई भी मिस्टेक होगा तो सेमी कंजर्वेटिव इसमें नेचर भी है, हम फिगर आउट कर सकते हैं। दूसरा है कि हीट में भी ये ज़्यादा स्टेबल है। हमने क्या देखा था कि जो ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट था, जिसमें क्या कहते हैं, एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को हीट से किल किया था। अब हीट से किल करने के बाद भी जो डीएनए है वो जाके आर स्ट्रेन में जाके उसको ट्रांसफॉर्म कर पाया। तो ऐसा क्यों हो पाया? क्योंकि जो डीएनए है, जब उसको हम हीट करते हैं तो वो सेपरेट होता है, बट जब हीट कम हो जाता है वो वापस आके जुड़ जाता है, इसीलिए वो ज़्यादा स्टेबल हो जाता है डबल स्ट्रैंड की वजह से। दूसरा जो है डीएनए है, उसमें डीऑक्सीराइबोज है। क्या है? डीऑक्सीराइबोज है। इसका मतलब जो थर्ड कार्बन है, जो सेकेंड कार्बन है तुम्हारा, जो सेकेंड कार्बन है पेंटोज शुगर का, doesn't have reactive OH मॉलिक्यूल। तो रिएक्टिव OH जो है वो नहीं है, एंड अगर रिएक्टिव कोई चीज़ नहीं है तो वो ज़्यादा स्टेबल हो जाती है। वेरेस आरएनए में क्या है? हैज़ राइबोज शुगर है, इसके पास राइबोज शुगर है, जिसके पास क्या है? सेकेंड कार्बन हैज़ रिएक्टिव OH ग्रुप, ठीक है, जिसकी वजह से ये क्या हो जाता है? कंपैरेटिवली कम स्टेबल हो जाता है। थर्ड चीज़ जो है, इन केस ऑफ तुम्हारा आरएनए, इसके पास क्या होता है? यूरासिल होता है, जो कि कंपैरेटिवली रिपेयर के टाइम पे उतना यूजफुल नहीं है, ठीक है, नॉट सूटेबल फॉर डीएनए रिपेयर, नॉट सूटेबल या फिर तुम बोलो हेल्पफुल फॉर डीएनए रिपेयर। सो डीएनए को अगर तुम्हें रिपेयर करना है तब यूरासिल इतना हेल्पफुल नहीं है। क्या ज़्यादा हेल्पफुल है? थायमिन। सो यूरासिल की जगह जो थायमिन का प्रेजेंस है इन केस ऑफ डीएनए, दैट ऑल्सो मेक्स इट मोर स्टेबल। सो फॉर बोथ ऑफ दीज रीजंस डीएनए जो है वो, ऑल 3 ऑफ द रीजंस, डीएनए ज़्यादा स्टेबल है आरएनए से। फिर लास्टली क्या है? म्यूटेशन। क्या म्यूटेशन दोनों में हो सकता है? द थिंग इज आरएनए में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा ही म्यूटेशन हो सकते हैं, बहुत ईजिली हो सकता है म्यूटेशन, ठीक है। तो रेट ऑफ म्यूटेशन इज फास्टर, रेट ऑफ म्यूटेशन इज फास्टर कंपेयर टू डीएनए। डीएनए में कंपेरेटिवली लेस म्यूटेशन होता है, ठीक है। तो जो वायरसेस जिनमें डीएनए की जगह आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल, वो ज़्यादा जल्दी म्यूटेट हो सकते हैं, ज़्यादा जल्दी अडेप्ट हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं, ठीक है। डीएनए लेस और लेसर रेट ऑफ म्यूटेशन। एंड लास्टली अगर हम बात करें कि एक्सप्रेशन जो है, जो मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन है, डीएनए से इवेंचुअली प्रोटीन क्या बन सकता है? द थिंग इज डीएनए से डायरेक्टली प्रोटीन नहीं बन सकता। अगर एक्सप्रेशन कैरी आउट करना है, कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्रेस करना है, तो डीएनए से पहले किस में कन्वर्ट होगा? डीएनए से पहले कन्वर्ट होगा आरएनए में, तभी इवेंचुअली हमें क्या मिल सकता है? प्रोटीन मिल सकता है।
तो हम एक तरीके से बोल सकते हैं डीएनए जो है ये डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन आरएनए फॉर एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन के लिए वो आरएनए पे डिपेंड करता है। इवेंचुअली हमें आरएनए की ज़रूरत तो है ही, बट डीएनए क्यों है ज़्यादा प्रेफर्ड जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि ये क्या है, मोर स्टेबल, क्योंकि ये है क्या, मोर स्टेबल, इन्फॉर्मेशन को हम ज़्यादा इजीली रख सकते हैं, तो फिर जो ऑर्गेनिज्म है उसका सर्वाइवल रेट भी इंक्रीज होता है, क्योंकि वो बहुत हैप्पीजार्डली चेंज नहीं होता है, ठीक है। बट इवेंचुअली क्या हमें आरएनए चाहिए, यस चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि आरएनए जो है इवेंचुअली देयर इज अ थिंग कॉल्ड आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस, मतलब जब लाइफ इवॉल्व हो रही थी तो जो फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल है वो क्या था, आरएनए था। एंड इसीलिए जो भी सारे प्रोसेसेस है बॉडी में जो होते हैं, सेल्स के अंदर जो होते हैं, जैसे कि ट्रांसलेशन एंड ऑल, ये किस पे डिपेंड करते हैं, आरएनए पे डिपेंड करते हैं। डीएनए जो है वो लेटर ऑन इवॉल्व हुआ ताकि जो इन्फॉर्मेशन है उसको ज़्यादा स्टेबिलिटी के साथ रख पाए, ठीक है। सो डीएनए बाद में इवॉल्व हुआ टू कीप इट मोर स्टेबल, बट फिर डीएनए से हमें आरएनए बनाना ही पड़ेगा टू कैरी आउट एक्सप्रेशन, ठीक है। सो दैट्स अ थिंग। नाउ ये सब चीज़ों से तुम्हें एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि जो इन्फॉर्मेशन है डीएनए से वो किस में कन्वर्ट होनी चाहिए, आरएनए में होनी चाहिए। बट हमें अगर नया एक सेल चाहिए तो उसमें डीएनए भी होना चाहिए। फिर आरएनए जब बन गया तो उससे हमें कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए, मतलब कि हमें प्रोटीन भी बनाने पड़ेंगे। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, जो फ्रांसिस क्रिक है, उन्होंने ये जो पूरा डीएनए का स्ट्रक्चर है वो फिगर आउट किया था, और उन्होंने बोला था कि डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो सेमी कंजर्वेटिव नेचर का है, मतलब कि दो स्ट्रैंड जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे से, ठीक है। हम ये थोड़ा और एक्सप्लोर करेंगे। और उन्होंने प्रपोज किया किसको, सेंट्रल डॉगमा को। सेंट्रल डॉगमा बेसिकली बताता है कि जो पूरा लाइफ है वो कैसे सस्टेन होता है, कैसे प्रोपेगेट होता है। तो जो डीएनए है वो खुद को बना सकता है, रेप्लिकेट कर सकता है बाय द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। कौन सा प्रोसेस है ये, डीएनए रेप्लिकेशन। फिर डीएनए से जब मुझे प्रोटीन चाहिए तो मुझे इवेंचुअली क्या चाहिए, एक आरएनए की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि डीएनए से डायरेक्ट प्रोटीन नहीं बन सकता। सो डीएनए से आरएनए की प्रोडक्शन को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। और फिर जब हमें आरएनए मिल जाता है उससे हम क्या प्रोटीन बना सकते हैं, यस, एंड दैट इज डन थ्रू ट्रांसलेशन। एंड प्रोटीन इवेंचुअली सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। नाउ अब जो ये हम आज के लेक्चर में क्या देखने वाले, डीएनए रेप्लिकेशन वाला जो पार्ट है हम वो देखेंगे, ठीक है। अब जो डीएनए रेप्लिकेशन है अभी हम वो देखेंगे, ठीक है। तो डीएनए रेप्लिकेशन में हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू सेंट्रल डॉगमा, डीएनए रेप्लिकेशन में एक डीएनए से नए डीएनए मॉलिक्यूल्स बनते हैं, ठीक है। अब इस प्रोसेस को बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। द थिंग इज फ्रांसिस क्रिक ने जब डीएनए का पूरा स्ट्रक्चर प्रपोज किया था तभी उन्होंने बोल दिया था कि जो डीएनए रेप्लिकेट होगा, जब डीएनए से एक डीएनए मॉलिक्यूल से नया डीएनए मॉलिक्यूल बनेगा तो किस नेचर का होगा ये रेप्लिकेशन प्रोसेस, सेमी कंजर्वेटिव नेचर का होगा। अब ये सेमी कंजर्वेटिव वर्ड इसको समझने का ट्राई करते हैं। सेमी का मतलब क्या होता है, हाफ, और कंजर्वेटिव यहाँ पे रेफर करता है कंजर्व करने को, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, एक डीएनए मॉलिक्यूल ले रहे हैं। सो इमेजिन करते हैं ये मेरे एक ओरिजिनल डीएनए मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब ये ओरिजिनल डीएनए मॉलिक्यूल से जब एक नया दो नए डीएनए मॉलिक्यूल्स बनेंगे तो होता क्या है, जो ओरिजिनल डीएनए के दो स्ट्रैंड्स है वो सेपरेट होते हैं एक दूसरे से, ठीक है। एक दूसरे से ओरिजिनल स्ट्रैंड्स क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं, एंड दे एक्ट एज टेम्पलेट स्ट्रैंड। किसकी तरह एक्ट करते हैं, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह एक्ट करते हैं, और उसमें बनता है एक नया डीएनए स्ट्रैंड ऑन द अदर साइड, ठीक है। अब ये जो दो नए मॉलिक्यूल बने हैं उनमें हाफ किसका है, ओरिजिनल मॉलिक्यूल का है। इसी को हम बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव नेचर। और ये जो सेमी कंजर्वेटिव नेचर था प्रपोज तो किया था फ्रांसिस क्रिक ने, बट इवेंचुअली इस पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होकर इसको प्रूव भी किया गया। एंड वन ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट इज डन बाय मैथ्यू एंड फ्रैंकलिन, जो हमें देखना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। तो हम ट्राई क्या कर रहे हैं, हम ट्राई कर रहे हैं प्रूव करने का कि जो डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस है वो सेमी कंजर्वेटिव है इन नेचर, मतलब कि जो नए स्ट्रैंड्स होंगे उनमें ओरिजिनल स्ट्रैंड का हाफ स्ट्रैंड कंजर्व रहेगा, प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। अब इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए डेंसिटी बेस्ड स्टडी की गई। डेंसिटी बेस्ड स्टडी में क्या किया गया, उन्होंने यूज़ किया आइसोटोप्स को। किसके आइसोटोप को यूज़ किया गया, नाइट्रोजन के आइसोटोप्स को यूज़ किया। नाइट्रोजन के isotopes were used, nitrogen isotopes were used। अब इसमें रेडियो एक्टिविटी यूज नहीं हुई है, आइसोटोप यूज हुए हैं, इसीलिए इसमें डेंसिटी बेस्ड स्टडी होगा, ठीक है। सो दो आइसोटोप है 15 मतलब 15 नाइट्रोजन एंड 14 नाइट्रोजन। 14 वाला तुम्हारा नॉर्मल है जो हमें मिलता है हमेशा, 15 वाला हैवियर आइसोटोप है। 15N क्या है, ये
हेवियर आइसोटोप है, ठीक है। तो अब साइंटिस्ट ने क्या किया, जो डीएनए है उसको बहुत ही टाइम तक, बहुत लंबे टाइम तक उसको किस मीडियम में रखा, 15N वाले मीडियम में उसको रखा। उस फॉर एग्जांपल अगर हम बैक्टीरिया पे ये स्टडी करेंगे तो बैक्टीरिया को किस में ग्रो करेंगे, 15N कंटेनिंग मीडियम में ग्रो करेंगे, ठीक है। तो इवेंचुअली क्या होगा, जो डीएनए है उसमें 15N आ जाएगा 14N की जगह। तो उन्होंने क्या किया, 15N वाला डीएनए लिया, मतलब ये क्या है, एक हैवी डीएनए है। नॉर्मल डीएनए से क्या है, ये हैवी है। तो अगर इमेजिन करो मेरे पास सीजियम क्लोराइड का एक पूरा कॉलम है, ठीक है, सीजियम क्लोराइड का क्या है, एक कॉलम है। इसमें मैं अगर इसको सेटल डाउन होने दूँ, इसमें अगर मैं सेटल डाउन होने दूँ, क्या है ये सीजियम क्लोराइड, ठीक है। इसमें अगर मैं सेटल डाउन होने दूँ और मेरे पास दो ऑप्शन है, लेट्स से मेरे पास दो ऑप्शन है, एक है 15N वाला डीएनए जिसमें हैवी आइसोटोप है, और दूसरा है 14N वाला डीएनए। तो 14N वाला जो डीएनए है वो कहाँ रहेगा, वो ऊपर रहेगा। 14N वाला जो डीएनए है वो रहेगा ऊपर, और 15N वाला जो डीएनए है वो आ जाएगा नीचे, क्योंकि वो हैवियर है तो वो नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाएगा, ठीक है। ये इसका पूरा लॉजिक है। तो उन्होंने क्या किया, डीएनए ऐसा लिया जिसमें क्या इनकॉर्पोरेट हो चुका है, 15N आइसोटोप इनकॉर्पोरेट हो चुका है। तो अगर उसको तुम स्टडी करोगे तो यहाँ पे ये नीचे सेटल डाउन होता। फिर उसको क्या किया, इस डीएनए को लिया और इसको किस में डाल दिया, अभी 14N कंटेनिंग मीडियम में डाल दिया। मतलब अब हम क्या करें, इमेजिन करो कि जो नेक्स्ट राउंड ऑफ डिवीजन है कौन से मीडियम में करवा रहे हैं, बैक्टीरिया का 14N कंटेनिंग मीडियम में। अब क्या होगा, जो नया स्ट्रैंड बनेगा उसमें जो नाइट्रोजन होगा वो कौन सा होगा, 14N वाला नाइट्रोजन होगा। तो अगर सेमी कंजर्वेटिव नेचर जो है वो ट्रू है, तो फिर क्या होगा, जो ओल्ड स्ट्रैंड है उसमें 15N आने वाला है, और जो नया स्ट्रैंड है उसमें क्या आने वाला है, 14N आने वाला है। तो एक स्ट्रैंड से जब दो स्ट्रैंड बने, दोनों में क्या होगा, आधा स्ट्रैंड होगा 14 का और आधा क्या होगा, 15 का होगा। तो अब इसकी जो डेंसिटी है वो क्या होने वाली है, 14 और 15 के बीच की कहीं की होने वाली है। यहाँ पे दिस वुड बी द 15 + 14 वाला। तो ये कहाँ पे आ जाएगा, समवेयर इन द मिडल, क्योंकि इसकी डेंसिटी ना तो बहुत ज़्यादा हैवी है, ना तो ये बहुत ज़्यादा हैवी है, ना ये बहुत ज़्यादा लाइट है, सो इट्स समवेयर इन बिटवीन, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वाज सीन। अब इसको एक और राउंड के लिए अगर तुम 14N कंटेनिंग मीडियम में होने दो डिवाइड, तो फिर क्या होगा, ये दोनों भी सेपरेट होंगे। अब ये जो ओरिजिनल N है, तो अब क्या होने वाला, अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ, यहाँ पे अगर तुम देखो, ये जो ग्रीन है, ग्रीन पे नया ग्रीन बन गया क्योंकि 14 जो है वो प्रेजेंट है। जो रेड है उस पर एक नया ग्रीन बना, तो ये हाफ वे थ्रू है, हाफ डेंसिटी वाला, मतलब मिड वाला डेंसिटी वाला। यहाँ पे भी जो दो स्ट्रैंड, एक रेड वाले पे एक नया ग्रीन बना मीडियम डेंसिटी, और ग्रीन वाले पे ग्रीन बना लाइट डेंसिटी, ठीक है। तो अगर अब तुम ये स्टडी करोगे तो तुम्हारे पास कोई भी हैवी वाला बचेगा क्या, नहीं बचेगा। तुम्हारे पास क्या बचेगा, या तो लाइट क्योंकि नया मीडियम है, या तो फिर हाफ वे थ्रू मतलब मीडियम वाला, क्योंकि जो ओरिजिनल वाला है वो रिटेन रहेगा। एक चीज़ हमेशा याद रखो, आफ्टर फर्स्ट जनरेशन में ऑल हैवी, सेकेंड जनरेशन में सब कुछ मिडिल है क्योंकि दो स्ट्रैंड है, दोनों में आधा आधा है। थर्ड जनरेशन एंड ऑनवर्ड्स हमेशा सिर्फ दो डीएनए के मॉलिक्यूल्स रहेंगे जिनमें क्या होगा, हाफ वे स्ट्रैंड रहेगा। अब इसके बाद जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 स्ट्रैंड्स आएंगे। ये जो ग्रीन वाले से दो बनने वाले, ये तो दोनों क्या होंगे, 14 14 वाले होंगे, 14N 14N, ठीक है। ये जो तुम्हारा ग्रीन एंड रेड का मिक्स है, उससे क्या बनेगा, एक बनेगा 14 15 का मिक्स, 14 और 15 का मिक्स, और दूसरा जो बनेगा वो 14 वाला बनेगा। फिर अगर ये इस वाले को देखो, इसमें भी क्या होगा, एक बनेगा 14N वाला और एक बनेगा 14 15 के मिक्स वाला। तो जो मिक्स वाला है इसको हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिड स्ट्रैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हाइब्रिड स्ट्रैंड। और ये जो है गोइंग फॉरवर्ड तुम कितने भी बार रेप्लिकेट करवा लो, दो ही स्ट्रैंड रहेंगे आउट ऑफ एवरी जिसमें हाइब्रिड डीएनए मिलेगा, मतलब बिटवीन मीडियम डेंसिटी वाला स्ट्रैंड हमें मिलेगा। तो इससे क्या प्रूव हो गया है कि जो डीएनए है वो सेमी कंजर्वेटिव है, मतलब कि ओरिजिनल का एक स्ट्रैंड नए जनरेशन में रहेगा और उस पर एक नया स्ट्रैंड बनेगा, ठीक है। अब इसमें प्रोसेस क्या फॉलो होता है वो हमें देखना है। तो डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस क्या है, सिंपल है। तुम्हारे पास डीएनए है, अब डीएनए के जो दो स्ट्रैंड है वो एक दूसरे के एंटी पैरेलल चलते हैं। तो एक अगर है 5' 3' वाला स्ट्रैंड, तो दूसरा क्या होगा 3' 5' वाला स्ट्रैंड। तो डीएनए सबसे पहले क्या होता है, ओपन अप होता है। डीएनए में जब नया स्ट्रैंड बनना है तो दोनों के बीच का ये जो बॉन्ड है, कौन से बॉन्ड्स हैं इनके बीच में, ये सारे हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं।
कौन से बॉन्ड्स है? हाइड्रोजन बॉन्ड्स। इनको क्या करेंगे हम? ब्रेक करेंगे और डीएनए के फ्रैगमेंट को क्या करेंगे? ओपन करेंगे। और ये जो ओरिजिनल स्ट्रैंड्स है वो किसकी तरह बिहेव करने लगते हैं? ये बिहेव करने लगते हैं तुम्हारे टेम्पलेट स्ट्रैंड्स की तरह। किसकी तरह बिहेव करते हैं ये? टेम्पलेट स्ट्रैंड्स की तरह। ठीक है, दोनों स्ट्रैंड्स कैसे हैं? टेम्पलेट स्ट्रैंड्स हैं, मतलब इसके ऊपर नया डीएनए का दूसरा वाला स्ट्रैंड बनेगा। ठीक है, अब इस पूरे प्रोसेस को कैरी आउट कौन करता है? इस पूरे प्रोसेस को कैरी आउट करता है एक एंजाइम जिसको हम बोलते हैं डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। क्या बोलते हैं हम इसको? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। मतलब डीएनए का पॉलीमर बन रहा है, किस पे डिपेंड होके बन रहा है? डीएनए के टेम्पलेट पे ही डिपेंड होके बन रहा है। मतलब डीएनए को रीड करके तुम एक नया डीएनए बना रहे हो। बट अगर आरएनए से डीएनए बनाओगे, ये कब होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में होता है, जिसमें क्या यूज करेंगे हम? आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, तो एक अलग सिनेरियो है। अब इस प्रोसेस को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। देखो, स्टोरी सिंपल है। तुमने क्या लिया? डीएनए के स्ट्रैंड को लिया, उसको ओपन किया। इस ओपनिंग में कौन हेल्प करता है? हेलिकेज हेल्प करता है। हेलिकेज इज द एंजाइम जो कि क्या करता है? डीएनए के स्ट्रैंड को ओपन करता है। नाउ जो डीएनए पॉलीमरेज है ये हमेशा एक ही डायरेक्शन में पॉलीमराइजेशन कर सकता है। कौन से डायरेक्शन में काम करते हैं? 5' से 3' के डायरेक्शन में ही काम करता है। पर मेरे पास स्ट्रैंड तो दो है ना, एक है 5' से 3' और दूसरा है 3' से 5'। जब नया मेरा स्ट्रैंड बनेगा तो पॉलीमरेज क्या 5 से 3 में करेगा? तो अगर यहाँ पे पॉलीमरेज बैठा तो इस डायरेक्शन में वो एक कंटिन्यूस स्ट्रैंड बनाएगा, क्योंकि ये क्या है? 5' टू 3'। बट यहाँ पे आ जाएगी प्रॉब्लम। यहाँ पे जब तुम्हारा पॉलीमरेज बैठेगा, इमेजिन करो यहाँ पे पॉलीमरेज बैठा, क्या वो इस डायरेक्शन में स्ट्रैंड बना सकता है? द आंसर इज नो, क्योंकि ये अगर इस डायरेक्शन में बनाएगा तो ये क्या हो जाएगा? 3' टू 5'। तो ये तो गलत हो गया। तो स्ट्रैंड बनेगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, स्ट्रैंड बनेगा इस डायरेक्शन में। पर अगर इस डायरेक्शन में ये क्लोज्ड है तो क्या होगा? छोटे छोटे स्ट्रैंड्स बनेंगे। ठीक है, स्ट्रैंड्स कैसे बनते हैं? छोटे छोटे बनेंगे। इसीलिए इस वाले केस में जो तुम्हारा 5' टू 3' वाला जो स्ट्रैंड है, उसमें जो डीएनए बनते हैं, डीएनए का नया स्ट्रैंड बनता है, वो कैसा बनता है? वो बनेगा तुम्हारा सेमी कंजर्वेटिव नेचर में। वो बनेगा तुम्हारे छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में। इन फ्रैगमेंट्स को हम बोलते हैं ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स। क्या बोलते हैं? ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स। ठीक है, और इन ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स में बेसिकली हो क्या रहा है? यहाँ पे 5' से 3' तक थोड़ा बनाया, फिर आगे बढ़ा 5' से 3' तक थोड़ा बनाया, फिर 5' से 3' तक थोड़ा बनाया। ठीक है, तो उल्टा बनाएगा वो। एंड फिर इनको क्या करता है? कनेक्ट किया जाता है। इनको क्या किया जाता है? कनेक्ट किया जाता है यूजिंग लाइगेज। ठीक है, जो लाइगेज एंजाइम है वो इनको क्या करेगा? फिर कनेक्ट करेगा। ठीक है, सो फिर तुम्हें दो स्ट्रैंड्स मिल जाते हैं, नए स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए मिल जाते हैं। सो डीएनए पॉलीमरेज फिर एक में कंटिन्यूस स्ट्रैंड बनेगा, दूसरे में क्या बनेगा? डिसकंटिन्यूस स्ट्रैंड बनेगा। जो कंटिन्यूस स्ट्रैंड है उसको लीडिंग स्ट्रैंड भी बोलते हैं, जो डिसकंटिन्यूस है उसको लैगिंग स्ट्रैंड भी बोलते हैं। इस पूरे प्रोसेस में जब तुम नए नए ऐड करोगे न्यूक्लियोटाइड्स, तो इन न्यूक्लियोटाइड्स को बोलते हैं डीएनटीपीज। डीएनटीपीज को यूज़ करते हैं, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स। ये क्या है? ट्राइफॉस्फेट्स है। और ये क्योंकि ट्राइफॉस्फेट्स है, इनमें क्या होती है? एनर्जी भी होती है। तो ये एनर्जी भी क्या करते हैं? प्रोवाइड करते हैं इस पूरे प्रोसेस में, क्योंकि ये प्रोसेस ऑब्वियसली काफ़ी एनर्जी इंटेंसिव होती है, बहुत सारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर हम इसको करें समराइज, तो क्या किया हमने? डीएनए का मॉलिक्यूल लिया, उसको सबसे पहले ओपन अप किया। ओपन अप करने के लिए हमने क्या यूज़ किया? हेलिकेज एंजाइम यूज़ किया। जब ओपन अप हुआ तो तुम्हें एक स्ट्रैंड मिला कौन सा डायरेक्शन में? 5' टू 3' और दूसरा मिला 3' टू 5'। 3' टू 5' वाले में प्रॉपर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 5' से 3' में तुम्हारा डीएनए पॉलीमरेज वर्क करता है, एक प्रॉपर कंटिन्यूस स्ट्रैंड तुम्हें मिल जाएगा। बट जो दूसरा स्ट्रैंड है उसमें क्या करेंगे? छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स हम बनाएंगे जिनको हम बोलते हैं ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स। उनको बाद में हम ऐड कर देंगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो डीएनए पॉलीमरेज है वो 3' से 5' के डायरेक्शन में नहीं बना सकता, तो 5 से 3 के डायरेक्शन में ही बनाता है, पर छोटे छोटे स्ट्रैंड बनाता है और फिर उनको क्या करता जाता है? ऐड करता जाता है जैसे जैसे डीएनए ओपन होता है। ठीक है, एंड इनमें इस पूरे प्रोसेस में हमें क्या चाहिए होंगे? डीएनटीपीज चाहिए होंगे, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स। ठीक है, जो एनर्जी प्रोवाइड करेंगे इस पूरे प्रोसेस के लिए। ठीक है, और ये जो ओपनिंग बनती है इसको हम क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन फोक। क्योंकि पूरे डीएनए को हम क्या नहीं कर सकते? ऐसे पूरा ओपन नहीं कर सकते, तो डीएनए के छोटे छोटे चंक्स में ओपन होता है। तो क्या बनाता है? रेप्लिकेशन फोक्स। और जहाँ पे रेप्लिकेशन फोक बनता है
जिस जगह पे ये बनता है उसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। क्या बोलते हैं उन जगहों को, उन साइट्स को क्या बोलते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। जो कि हम देखेंगे बायोटेक वाला जो टॉपिक हम करेंगे, तो हम देखेंगे कि अगर हम चाहते हैं कि मैं एक डीएनए है उसको किसी एक नए ऑर्गेनिज्म में डाल के उसका रेप्लिकेशन करवाऊँ, तो मुझे उसको प्लाज्मिड में कनेक्ट करना होता है, जिनके पास ये साइट्स होनी चाहिए, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए। ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पे डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट हो पाए, क्योंकि डीएनए कहीं रैंडमली जगह से तुम नहीं रेप्लिकेट करना स्टार्ट कर सकते। यू नीड दी स्पेसिफिक प्लेसेस, स्पेसिफिक रीजन जहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट हो सकता है। तो पूरा स्टैंड है, कहीं पे भी कर सकते हो रेप्लिकेट, नहीं, कुछ कुछ प्लेसेस है वहाँ पे तुम डीएनए को ओपन करके रेप्लिकेशन स्टार्ट कर सकते हो। उन प्लेसेस को हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ये क्या है, डीएनए का ही पार्ट है, ठीक है। Alright, so with that we are done with the first part of the lecture. अभी हम करने वाले previous year questions. So अच्छे से एक बार चैप्टर को रीड करो NCERT से and then watch the lecture again. It will all make sense. और कुछ नहीं आएगा तो please comment and I'll try to answer your questions. अभी previous year questions देखते हैं जो इस टॉपिक पे आए हुए हैं। रिमेंबर इस चैप्टर से और भी क्वेश्चंस हैं जो आए हैं, जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी हिस्टोन मॉलिक्यूल्स आर रिक्वायर्ड टू रैप रफली 60,000 बेस पेयर्स ऑफ डीएनए। रिमेंबर एक हिस्टोन मॉलिक्यूल रैप नहीं करता, कितने, 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल्स क्या बनाते हैं, ऑक्टामर बनाते हैं। और जो एक ऑक्टामर है वो क्या बनाता है, एक न्यूक्लियोसोम बनाता है। और एक न्यूक्लियोसोम में कितने बेस पेयर्स होते हैं, 200 बेस पेयर्स होते हैं। अभी हमारे पास कितने बेस पेयर्स है, 60,000 बेस पेयर्स है। 60,000 बेस पेयर्स में कितने न्यूक्लियोसोम्स होंगे, डिवाइडेड बाय 200 कर लो इसको, तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, 300 न्यूक्लियोसोम्स होंगे। सो 60,000 बेस पेयर्स में कितने न्यूक्लियोसोम्स होंगे, 300 न्यूक्लियोसोम्स होंगे। वन न्यूक्लियोसोम कंटेन्स हाउ मेनी बेस पेयर्स, 200 बेस पेयर्स ऑफ डीएनए, ठीक है। तो इसलिए कितने न्यूक्लियोसोम्स होने वाले, 300। और एक न्यूक्लियोसोम में कितने हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, 8 हिस्टोन्स। तो अगर तुम्हारे पास 300 न्यूक्लियोसोम्स हैं तो फिर कितने हिस्टोन प्रोटीन्स होंगे इसमें, 300 into 8 which is going to be 2400, right, 2400। अब अगर इसमें कन्वर्ट करके लिखे तो 2400 कर लो मूव इसको, तो फिर क्या हो जाएगा, 2.4 into 10⁻³ बेस हिस्टोन मॉलिक्यूल्स, ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन्स। इज दिस पॉइंट क्लियर, ठीक है। सो 2018 का क्वेश्चन है ये, एंड करेक्ट आंसर इज 2.4 into 10⁻³ हिस्टोन प्रोटीन्स विल बी रिक्वायर्ड टू रैप 60,000 बेस पेयर्स ऑफ डीएनए, ठीक है। इसमें कंसेप्ट क्या है कि तुम्हारा एक न्यूक्लियोसोम में 8 हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं और एक न्यूक्लियोसोम में कितने बेस पेयर्स होते हैं, 200 बेस पेयर। तो 60,000 में 300 न्यूक्लियोसोम लगेंगे, इसलिए मल्टीप्लाई किया। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, 2021 का क्वेश्चन है। दिस इज बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंट। इसको एक बार पॉज करके इसको रीड करो, ट्राई टू आंसर, सी इफ यू गेट इट और नॉट, ठीक है। अभी एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड है किसके, फेडरिक ग्रिफिथ के एंड एवरी मैक्लॉयड एंड मैकार्टी के एक्सपेरिमेंट को एक तरीके से मॉडिफाई करके एक एक्सपेरिमेंट किया गया है। अब इसमें कर क्या रहे हैं हम, देखो ट्रीटमेंट 1 लिया है जिसमें हमने क्या किया, एस स्ट्रेन को लिया हीट किल एंड बैक्टीरिया में माइस में इसको इंजेक्ट कर दिया। अभी क्योंकि एस स्ट्रेन हीट किल को माइस में किया तो इट विल लिव, जो माइस है इट विल लिव, ठीक है। तो यहाँ पे देखो T1 में लिव, ऑल में लिव, ठीक है। हमें चूज करना है कौन सा वाला करेक्ट आउटकम है। फिर क्या किया हमने, एस स्ट्रेन को हीट किल करके आर स्ट्रेन में डाल के फिर माइस में इंजेक्ट किया। तो एस स्ट्रेन क्या करेगा, आर स्ट्रेन को ट्रांसफॉर्म करेगा और माइस विल डाई। तो T2 में क्या होना चाहिए, डाई होना चाहिए, जिसमें भी लिव है उसको हटा दो, चलो ठीक है। T3 में हम क्या कर रहे हैं, हम ले रहे हैं न्यूक्लिक एसिड्स आइसोलेटेड फ्रॉम एस स्ट्रेन। न्यूक्लिक एसिड लिया, उसमें उसको फिर आर स्ट्रेन में डाला और उसमें आरएनएस डाल दिया। अब आरएनएस डालेंगे तो आरएनए हट जाएगा, डीएनए हटेगा कि नहीं, हमें पता है डीएनए इज अ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। तो क्या अब एस स्ट्रेन आर स्ट्रेन को ट्रांसफॉर्म कर पाएगा, हाँ, क्योंकि डीएनए तो अभी भी है। तो विल द माइस लिव और डाई, इट विल डाई। तो T3 में भी क्या होना चाहिए, डाई। तो T3 में जिसमें लिव है उसको हटा दो। 2 ऑप्शन बच गए A एंड C के बीच में। अब देखते हैं T4 में क्या हो रहा है। न्यूक्लिक एसिड फिर से लिया तुमने एस स्ट्रेन से एंड उसको आर स्ट्रेन में डाला
और इस मिक्सचर में डीएनएज डाल दिया। अब डीएनएज अगर डालोगे तो डीएनए डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो ट्रांसफॉर्मेशन हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। तो इसलिए विल द माइस डाई? नहीं, द माइस विल लिव। तो T4 में क्या होना चाहिए? लिव होना चाहिए। इसमें सी ऑप्शन में डाई है तो ये हट जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए। लास्ट वाला, लास्ट दोनों भी देख लेते हैं। ये तुम्हारा नॉर्मल है, एस स्ट्रेन अगर लिविंग वाले को माइस में डालते हो तो माइस विल डाई, और अगर आर स्ट्रेन को डालोगे तो माइस विल लिव। तो डाई एंड लिव, ये पार्ट भी सही है। तो करेक्ट आंसर क्या है? ए। देखो एक्सपेरिमेंट के बेस पे क्वेश्चन है, एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं इस टॉपिक से, ठीक है? तो ये तुम्हें पता होना चाहिए। 2021 का क्वेश्चन है ये। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज फ्रॉम IIT 2019, ठीक है? सो ई कोलाई हुज डीएनए इज फुल्ली लेबल्ड बाय 15N, यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है बट बेसिकली आइसोटोप है ये, ठीक है? इज ग्रोन इन ए मीडियम कंटेनिंग 14 अमोनियम क्लोराइड, मतलब जो नाइट्रोजन अब 14 है। What will be the percentage of hybrid? हाइब्रिड मतलब जिसमें मिक्स आएगा, मीडियम वाला, एंड लाइट। सो परसेंटेज हमें किसका फिगर आउट करना है? हाइब्रिड का और लाइट का। आफ्टर 80 मिनट्स अज्यूमिंग डबलिंग इज 20 मिनट्स में। तो टोटल हमारे पास टाइम कितना है? 80 मिनट्स। तो कितने राउंड्स होने वाले हैं? टोटल 4 राउंड्स होंगे। 4 राउंड्स ऑफ डिविजन होगा। अगर 4 राउंड्स ऑफ डिवीजन होगा तो कितना परसेंटेज? परसेंटेज के लिए तुम क्या करो? टोटल फाइंड करो कितने मॉलिक्यूल्स हैं और उसमें से कितने हाइब्रिड है, ठीक है? मुझे पता है कि आफ्टर थर्ड राउंड के बाद, थर्ड राउंड में 2 होते हैं, उसके बाद जितने भी हो टोटल में से 2 ही हाइब्रिड होने वाले हैं। तो पहले फिगर आउट करो टोटल है कितने। तो तुम क्या करो? 2 to the power n, 2 to the power 4 विच इज नथिंग बट 16। तो कितने टोटल डीएनए मॉलिक्यूल्स है? टोटल डीएनए मॉलिक्यूल्स कितने हैं? टोटल 16 है। और थर्ड राउंड ऑनवर्ड्स हाइब्रिड कितने होंगे? हाइब्रिड कितने होने वाले हैं? 2 मॉलिक्यूल होंगे हाइब्रिड। तो फिर परसेंटेज निकालो हाइब्रिड का। हाइब्रिड का परसेंटेज कितना हो जाएगा? 2 out of 16 विच इज़ 1/8 इंटू 100 विच इज़ वॉट? 12.5%। सो हाइब्रिड कितना हो जाएगा? 12.5%, और बाकी क्या हो जाएंगे तुम्हारे? लाइट। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? डी। याद रखो थर्ड एंड ऑनवर्ड्स 2 ही मॉलिक्यूल हाइब्रिड होंगे, चाहे कितने भी राउंड्स करवा लो, एंड बाकी कितने होंगे तुम्हारे? लाइट होंगे। तो टोटल हमेशा फिगर आउट करना है। उसके लिए क्या करेंगे? 2 to the power n, क्योंकि डबल होता जाएगा हर एप्लीकेशन के बाद, एंड देन यू कैन फाइंड द परसेंटेज वेरी इजीली। सो होपफुली दिस लेक्चर वॉज यूजफुल, यू कुड अंडरस्टैंड द टॉपिक्स। ये अगर क्वेश्चन तुम समझ पाए, कर पाए, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। थोड़ा टेक्निकल ये चैप्टर होने वाला है तो यू हैव टू वर्क हार्ड, बट रिमेंबर वन थिंग, अगर तुम्हारा ये चैप्टर अच्छे से हो गया तो क्वेश्चंस काफ़ी सारे तुम सॉल्व कर पाओगे। लॉजिकल क्वेश्चन से, बहुत ज़्यादा रटने वाले क्वेश्चंस नहीं होने वाले इस चैप्टर से। तो एक्सपेरिमेंट पे अच्छा खासा ध्यान दो, एंड नेक्स्ट लेक्चर को ज्वाइन करो जो ट्यूसडे को आने वाला है, एंड वी आर गोना कंटिन्यू, ठीक है? इस चैप्टर के साथ कंटिन्यू करेंगे। और भी क्वेश्चंस आए हुए हैं इस चैप्टर से इन आइसर एप्टीट्यूड टेस्ट, सो बी रेडी फॉर दैट। अच्छे से रिवाइज करो, एंड ऑल द बेस्ट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।